ओके, हेलो। तो कल की क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे ग्लोबल वार्मिंग एंड हमने टॉपिक शुरू किया था ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। और हमने देखा था कि ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्या ये फिनोमिना है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ठीक है, और ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये फिनोमिना कैसे हो रहा है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सी गैसेस हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था, और इन गैसेस के एमिशन के कौन से फैक्टर्स हैं। सो हमने इसको देखा था कि ये नेचुरल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, आर्टिफिशियल फैक्टर जिन पर हमें ज़्यादा कंसंट्रेट करना है ये हो सकते हैं। और हमने देखा था कि ग्रीन हाउस पोटेंशियल जैसे टेक्निकल टर्म्स वगैरह हैं उनके बारे में हमने देखा था, पॉजिटिव फीडबैक लूप वगैरह। तो ये जो टेक्निकल जो टेक्निकलिटीज हैं ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वो हमने देखी थी। एंड नाउ अब हम देख, और मैंने ये बताया था आपको लोगों को कि व्हाट आर द एडवर्स अपकमिंग एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑफ दिस ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज फिनोमिना ऑन द अर्थ, है ना, है ना। हमने अम्ब्रेला टर्म में हमने इसको पढ़ा था कि एडवर्स इम्पैक्ट्स आएंगे, कुछ हैजार्ड्स होंगे, बट वो क्या होंगे, कैसे होंगे, उसको हम और डिटेल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। तो व्हाट आर द impacts of this climate change phenomena, or what are the impacts of global warming phenomena, or I can say climate change phenomena, or I can say increasing carbon dioxide levels in the atmosphere, what are the impacts। इन तीनों को हम एक साथ एक ही मींस टॉपिक या एक ही हेडिंग में लेकर के हम पढ़ते हैं। सो द इम्पैक्ट्स को हमने क्लासिफाई किया है, द इम्पैक्ट्स ऑन लाइक इकोसिस्टम्स, इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमनिटी, इम्पैक्ट्स ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। ये आपस में भी इंटरकनेक्टेड है और इनको हम क्लासिफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके प्रीलिम्स में भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं, एंड मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन लाइक लास्ट ईयर का क्वेश्चन था जो पेपर 1 में किया गया था, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर, डायरेक्ट क्वेश्चन। सो आपको उसमें आपको 250 वर्ड्स में आपको बताना था, एंड देन फिर आपको कुछ वे फॉरवर्ड्स भी बताने थे। सो हम बात शुरू करते हैं। सो व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर, ऑन एग्रीकल्चर। सो अब आपको चीजों को समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आप बेसिक फिनोमेना जो टेक्निकल फिनोमेना है उसको अच्छे से समझ चुके हैं। और हमने देखा था कि जब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सो इट विल change the climatic patterns, means it will change the patterns of winds, and it will change the patterns of ocean currents. So overall it will change the climate, it will change the rainfall pattern, है ना, wind पे ही डिपेंड करता है rainfall pattern, so the rainfall pattern will change। और अगर रेनफॉल पैटर्न चेंज होगा, सो अगर कोई एक जगह है, सपोज कोई एक प्लेस है अर्थ पे, वो एक एक्स अमाउंट ऑफ एवरेज रेनफॉल रिसीव करता था, अब पैटर्न चेंज हुआ, सो अगर हो सकता है कि रेनफॉल बढ़ गया है, सो इट विल फेस फ्लड कंडीशंस, और अगर रेनफॉल कम हो रहा है, सो इट विल फेस ड्राई कंडीशंस। सो अगर फ्लड आ रहा है, रेन बढ़ रही है, तब भी आपकी क्रॉप्स का लॉस होगा, जितनी जो क्रॉप आपने लगाई है उससे ज्यादा अगर उसको पानी दे दिया है, सो क्रॉप लॉस होगा। और अगर उससे कम पानी आ रहा है, सॉइल ड्राइनेस बन रही है, सो क्रॉप लॉस होगा। सो ओवरऑल द चेंज इन मानसून पैटर्न, क्लाइमेट चेंज विल change the pattern of rain, and it will hamper pattern of rain, and it will hamper the quantity of crop या crop yield। yield will decrease, yield will decrease। अब ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है, ज्यादा आपको मींस आपको जस्ट आपके ब्रेन को डायनामिक बनाना है, कितना आप चीजों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। क्रॉप कम होगा, एंड देन क्रॉप क्वालिटी विल डिक्रीज। सपोज आपने वीट लिया, वीट उगाया, वीट को एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ कोल्डनेस चाहिए, बट क्लाइमेट चेंज की वजह से आपका कोल्ड पीरियड विंटर में श्रिंक हो गया, कम हो गया, सो द साइज ऑफ वीट, है ना, ग्रेन जो है उसका साइज होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, या वो श्रिंक हो जाएगा, उसके अंदर ग्लूटेन एंड कार्बोहाइड्रेट्स कम होंगे, सो द क्वालिटी ऑफ ग्रेन विल डिक्रीज, है ना, सो क्वालिटी भी हैम्पर होगी। देन देखिए
नेक्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपका एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज से, उसका प्लांट के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है, दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन फर्टिलाइजेशन। कार्बन फर्टिलाइजेशन क्या करता है, इट लीड्स टू, अब जैसे आपका एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का क्वांटिटी बढ़ गया है ना, सो आपका प्लांट उसको कैसे, उस पर कैसे रिएक्ट करेगा। सो कार्बन फर्टिलाइजेशन, कार्बन की क्वांटिटी कार्बन डाइऑक्साइड की आपके एटमॉस्फेयर में बढ़ गई है, सो इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये एक बेनिफिट है। सो द फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ेगी, सो और आपका प्लांट का जो वाटर कंजप्शन है वो कम हो जाएगा। वाई, कार्बन की क्वांटिटी बढ़ने के बाद प्लांट अडेप्ट करेगा एंड देन इट विल रिड्यूस इट्स ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, और जैसे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बढ़े, कम होगा, सो द वाटर कंजप्शन विल डिक्रीज। यहां पर आपको फोटोसिंथेसिस बढ़ा हुआ मिलेगा। फोटोसिंथेसिस एक अलग प्रोसेस है, बट कुछ ऐसा होगा, इन जो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी है वो अगर एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है तो फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा और वाटर कंजप्शन कम हो जाएगा। ये एक पेक्यूलियर फिनोमिना हो रहा है जिसमें थोड़ा सा बेनिफिशियल दिखाई दे रहा है, बट उसका बेनिफिट कम है, बट इंक्रीज टेम्परेचर का लॉस ज्यादा है। तो ओवरऑल हम लॉस में ही रहेंगे, बट आपको ये बात पता होनी चाहिए कि क्या फिनोमिना हो रहा है, इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो दैट इज फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ट्रांसपिरेशन रेट प्लांट रिड्यूस कर देगा बिकॉज ऑफ हाई हाई CO2 कंसेंट्रेशन इन एयर, उसकी वजह से ट्रांसपिरेशन रेट अपने आप कम हो जाएगा। दैट्स वाई वाटर कंजप्शन कम हो जाएगा। सो फोटोसिंथेसिस रेट जो है विल इंक्रीज। ठीक है, ये एक पेक्यूलियर फिनोमिना है, बट ओवरऑल जो आपका अगर आप करेंगे तो हॉट टेम्परेचर की वजह से और क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसकी वजह से जो लॉस है और इंक्रीज्ड फोटोसिंथेसिस की वजह से जो बेनिफिट है, वो अगर हम दोनों को करेंगे माइनस, सो आपका लॉस ज्यादा निकलेगा, तो ओवरऑल आप लॉस में रहेंगे। बट एक ये साइंटिफिक फिनोमिना है, यू शुड नो। एंड देन वीड एंड, अब देखिए फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ गया है, सो प्लांट ग्रोथ बढ़ेगी, प्लांट आपका बड़ा होगा, बट वो ग्रीन का क्वालिटी खराब हो जाएगा, बट आपका प्लांट बढ़ेगा। इसी फिनोमिना की वजह से जब प्लांट बढ़ रहा है, क्रॉप प्लांट बढ़ रहा है, तो आपके सॉइल में जो वीड्स होंगे, है ना, वो भी बढ़ेंगे। सो वीड विल इंक्रीज। फेवरेबल हॉट टेम्परेचर, सबसे ज्यादा कीड़े मकोड़े कहां मिलेंगे आपको, अर्थ में। अगर ये हमारी अर्थ है, दिस इज इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो रीजन है, यहां पर हॉट टेम्परेचर ज्यादा है, सो वी विल सी द पेस्ट इन दिस रीजन। आपको कोल्ड क्लाइमेट में ज्यादा कीड़े मकोड़े ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, वहां पर लार्ज एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स जो मिलेंगे ज्यादा आपको यहां मिलेंगे। सो द पेस्ट अटैक्स ऑन क्रॉप्स विल इंक्रीज, सो क्रॉप लॉस विल इंक्रीज, सो पेस्ट एंड प्लांट डिजीजेज लाइक फंगल डिजीजेज ये भी बढ़ेंगी, है ना। हॉट टेम्परेचर में, लॉन्ग हॉट ड्यूरेशन, हॉट एंड ह्यूमिड ड्यूरेशन में आपका जो है फंगल डिजीजेस भी बढ़ेगी, सो दीज विल ऑल्सो हैम्पर द प्लांट क्रॉप्स। ठीक है, डिजीज कैसे होगा, प्लांट डिजीज कैसे होते हैं, या तो कीड़ों से होते हैं, पेस्ट, या फिर फंगस से होते हैं। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो रीजन है ये और आगे शिफ्ट होगा, तो ओवरऑल जो अर्थ का टेम्परेचर पहले से ज्यादा है, सो वो पेस्ट या इंसेक्ट्स की ग्रोथ के लिए भी फेवरेबल हो जाएगा, फंगस की ग्रोथ के लिए भी फेवरेबल होगा। सो ये जब बढ़ेंगे तो ये प्लांट्स पे अटैक करेंगे, तो प्लांट डिजीजेस विल इंक्रीज। सो हियर डिजीजेस फॉर प्लांट्स, इंसानों के लिए नहीं है, लेकिन इंसानों के लिए भी बढ़ेगी। यही फिनोमेना याद रखिएगा, जब ह्यूमन हेल्थ की बात करेंगे तो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस बढ़ेंगे, तो यही फिनोमेना रहेगा। सो ओवरऑल जब आपके प्लांट पर डिजीजेस, पेस्ट अटैक हो रहा है, वीड अटैक हो रहा है बहुत ज्यादा, सो इट विल हैम्पर prices, production and consumption of food, and it will lead to malnutrition, it will hamper the food security, इसको इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। एंड लाइव स्टॉक क्या होगा, सो बढ़े हुए टेम्परेचर में लाइव स्टॉक की फर्टिलिटी, उनकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, सो मीट प्रोडक्शन एंड मिल्क प्रोडक्शन भी डिक्रीज होगा। ओवरऑल जो होगा आपका मॉल न्यूट्रिशन एंड फूड इनसिक्योरिटी की तरफ जाएगा।
देन ओशन इकोसिस्टम में क्या होगा, जस्ट अब ओशन इकोसिस्टम को देखना है। सो अब देखिए, फर्स्ट आइस कवर डिक्रीज होगा, हाँ, आइस कवर जो है मेल्ट होगा, मेल्टिंग होगी, सो ओशन सी लेवल इंक्रीज होगा। सो जैसे ही सी लेवल इंक्रीज होगा, सो यूर कोरल्स विल और ज्यादा डेप्थ में जाएगी और उनको सनलाइट नहीं मिलेगी। तो एक रीजन ये होगा, प्रॉपर सनलाइट नहीं, इंक्रीजिंग सी लेवल की वजह से कोरल इकोसिस्टम्स डिस्ट्रॉय होने लगेंगे बिकॉज वो डेप्थ में चले गए। सो देखिए, सी लेवल राइजिंग, आइस मेल्टिंग से ये फिनोमिना ट्रिगर होगा। जब सी लेवल राइज होगा एंड अब ओशन भी गर्म हो रहा है, कल मैंने बताया था आपको कि अब ओवरऑल ओशन का टेम्परेचर भी 0.73 बढ़ गया है। सो ओशन करंट सिस्टम चेंज होगा, ओके, एंड वाटर टेम्परेचर बढ़ेगा। सो इट विल ऑल्सो हैम्पर, ये दोनों चीजें मिलकर के आपका कोरल इकोसिस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। सिस्टम्स विल हैम्पर, और कोरल्स सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी को कैटर करते हैं। बढ़ेगा नहीं, डाउन होगा, डिस्ट्रॉय होगा। लो लिख दिया, डिस्ट्रॉयड, कोरल इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय होगा, ओके। एक और फैक्टर आएगा कोरल इकोसिस्टम में, दैट इज केमिकल कंपोजिशन जो है ओशन वाटर का, वो चेंज होगा। देखिए, ओशन का एसिडिफिकेशन बढ़ेगा। हाउ? ये कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, देन इट विल गिव टू कार्बोनिक एसिड। Carbonic acid, it will give carbonic acid, so it will increase the acidity of ocean की acidity बढ़ेगी, acidity बढ़ेगी, so ये acidification होगा, ocean acidification होगा, and it will also lead to death of aquatic animal, और especially ocean की acidity बढ़ने से आपके coral ecosystems भी destroy होंगे, जो सबसे ज्यादा biodiversity को cater करते हैं। एंड देखिए, इतना हार्मफुल नहीं होता, आप कोल्ड ड्रिंक में पीते हैं, नो इश्यू, बट आपका इकोसिस्टम का जो ओवरऑल एसिडिटी बढ़ रहा है, तो वो फिर आपके जो एक्वेटिक एनिमल्स को है वो हैम्पर करना शुरू करेगा, मारना शुरू करेगा। कार्बोनिक एसिड आपने पी लिया, वो हमारा बॉडी उसको बेयर कर सकता है, बट छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन्स, जो इकोसिस्टम, ओशन इकोसिस्टम के जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो उसको हैंडल नहीं कर पाते और वो मरने लगते हैं। जब प्रोड्यूसर मर गए तो वेल्स वगैरह जो उन पर डिपेंडेंट जो ऑर्गेनिजम्स है वो भी मरना शुरू हो जाएंगे। सब आपस में इंटरकनेक्टेड है, सारे फिनोमिना जो आपने पढ़े हैं इकोसिस्टम से लेके इकोलॉजी, वो सब आप जोड़ते चलेंगे। एंड देन हाइपोक्सिया क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। मैंने बताया था कि हाई टेम्परेचर जो होता है वो ऑक्सीजन बेयरिंग कैपेसिटी वाटर की होती है, उसको कम कर देता है, वाटर ऑक्सीजन को एक्सपेल करना शुरू कर देता है, एंड दिस विल लीड टू हाइपोक्सिक कंडीशन, टू डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है ओशन वाटर की कम होने लगेगी, है ना, डीओ, इट विल डिक्रीज द डीओ, है ना। और दूसरा, एक हॉट टेम्परेचर होता है, इट विल ट्रिगर द, इट विल मीन्स यूट्रोफिकेशन प्रोसेस है उसको और ज्यादा फास्ट बना देगा, है ना। यूट्रोफिकेशन प्रोसेस कुछ पेस से चल रहा था, बट एक फेवरेबल टेम्परेचर मिलने के बाद जो टॉक्सिक एल्गीज है वो तेजी से बढ़ेंगे। सो यूट्रोफिकेशन और थर्मल पॉल्यूशन जो ओशन में हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, सो इट विल लीड टू डिक्रीज द DO, डिसॉल्व ऑक्सीजन ऑफ यूर ओशंस, और डिसॉल्व हाइपोक्सिक कंडीशन आपको ओवरऑल ये सारी कंडीशन कलेक्टिवली बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देगी, मींस डिक्रीज और चेंज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द ओशन। तो सब आपस में इंटरकनेक्टेड, क्लियर? मतलब आपको इतना समझ होना चाहिए कि आपको अगर बोल दिया जाए 150 टू 250 वर्ड्स लिख सके, व्हाट आर द इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इन ओशन इकोसिस्टम्स, यू शुड बी एबल टू राइट, है ना आपको, है ना। और टेक्निकल टर्म्स के साथ, ऐसे नहीं कि ओशन, मतलब एक जनरल आंसर मैं अगर किसी 10th के स्टूडेंट को भी बोल दूं तो वो भी लिख देगा, बट आप टेक्निकल टर्म्स यूज करते हुए लिखेंगे कि ओशन एसिडिफिकेशन, हाइपोक्सिया एंड इंक्रीज यूट्रोफिकेशन रेट विल डू दिस, कलेक्टिवली डू दिस दैट, है ना, ये सारा बात आपको लिखना होगा। एंड देन
इम्पैक्ट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। जब आप इसको इसको इकोसिस्टम सर्विसेज हमने पढ़ी है, क्लाइमेटिक सॉरी बायोलॉजिकल जो है न्यूट्रिशन साइकिल पढ़े हैं हमने। तो अब आप बताइए कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है सो इन सभी साइकिल्स को वो हैम्पर करेगा, ठीक है। और जैसे ये साइकिल्स, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल स्पेशली इसमें हैम्पर हो रहे हैं, और जैसे ये साइकिल डिस्टर्ब होंगे, इम्बैलेंस होंगे, सो ये साइकिल्स हमें जो इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, लाइक वाटर साइकिल है ना, वो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा था, है ना। कार्बन साइकिल वो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा था, सीक्वेंस्ट्रेशन वगैरह वो सारे काम कर रहा था। बट अब ये सारे साइकिल इम्बैलेंस हो गए हैं या धीरे धीरे कोलैप्स कर रहे हैं। सो द ऑल इकोसिस्टम सर्विसेज जो हमने पढ़ी थी, रेगुलेटिंग सर्विसेज है ना, ये सारी सर्विसेज भी मिलना बंद हो जाएंगी या कम हो जाएंगी। ये बात आपको, अब आपको टेक्निकलिटीज, इसको मैं सीधा क्वेश्चन बोल दूं, व्हाट आर द इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इकोसिस्टम सर्विसेज, तो आपको बताना होगा वो चारों सर्विसेज, वो पांचों सर्विसेज कौन सी हैं। एटलीस्ट उसमें से एक कल्चरल को निकाल दें और एस्थेटिक को निकाल दें। सो वो जो चार सर्विसेज हैं वो कौन सी हैं और वो कैसे कोलैप्स करेंगी, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से होने वाले जो न्यूट्रेंट साइकिलिंग या जियो केमिकल साइकिल्स हैं उनके कोलैप्स से ये कैसे इंटरकनेक्टेड हैं और कैसे डिक्रीज होंगी वो सर्विसेज। लाइक इकोसिस्टम हमें प्रोवाइड कर रहा है कार्बन सिंकिंग सर्विस, जो कार्बन एक्स्ट्रा है उसको सिंक कर रहा है। बट जैसे ही क्लाइमेट चेंज हुआ सो अब एक पॉजिटिव लूप, फीडबैक लूप ट्रिगर हो गया है अर्थ में। सो अर्थ का जो कार्बन साइकिल है, जो अर्थ ने ऑटोमेटिकली स्टोर किया हुआ था, वो खुद ही जो है स्पिट कर रही है अर्थ उस कार्बन को बाहर। सो यू विल टेल दिस और आप आराम से उसको बता सकते हैं। और इसी तरह नाइट्रोजन साइकिल का क्या हैम्पर होगा, है ना, ये सारा आप बता सकते हैं। और मैंने बताया था कि जैसे वाटर साइकिल पे क्या इसका इफेक्ट आ रहा है। सो वाटर साइकिल में चेंज विंड पैटर्न्स की वजह से अब ड्रॉट एंड फ्लड यानी ओवर प्रेसिपिटेशन और है ना लो प्रेसिपिटेशन की प्रॉब्लम आएगी। सो ये वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगा। तो क्या सर्विसेज, तो रिवर क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है ना, सारा जो आसपास के जो फॉरेस्ट रीजन है उनको वाटर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। फॉरेस्ट कोलैप्स करेगा, सो फॉरेस्ट क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो आपको पता है, एंड देन आप बता सकते हैं। सो कर सकते हैं इसे, बस आपको पुरानी बातें जो हमने पढ़ी है पिछली क्लासेस में उनको इंटरकनेक्ट करना है। हाँ बिल्कुल। हेल्दी इकोसिस्टम जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, इकोसिस्टम इम्बैलेंस और कोलैप्स की वजह से वो सर्विसेज हैम्पर हो जाएंगी या ब्लॉक हो जाएंगी या कम हो जाएंगी। बायोडाइवर्सिटी डेफिनेटली, जैसे हमने ओशन बायोडाइवर्सिटी का एग्जांपल लिया, तो ओशन एसिडिफिकेशन है ना, हाइपोक्सिक कंडीशन, हाई टेम्परेचर, रेज्ड सी लेवल, वो सारा क्या कर रहा है, बायोडाइवर्सिटी को कम कर रहा है। सो बायोडाइवर्सिटी नेगेटिवली इंपैक्ट होगी। और वो कैसे होगी, सिमिलरली लाइक मेल्टिंग ऑफ दिस आइस शीट एट पोलर रीजन। तो जैसे ही वहां पर आइस शीट मेल्ट होगी तो वहां पे जो पेक्यूलियर या यूनिक बायोडाइवर्सिटी थी, लाइक पेंगुइन्स, पोलर बियर्स, क्या वो अब नए क्लाइमेट में सर्वाइव कर पाएंगे। सो बायोडाइवर्सिटी चेंज होगी, चेंज आएगा बायोडाइवर्सिटी में या डिक्रीज होगा। ह्यूमिडिटी पर क्या इसका इंपैक्ट आएगा। सो देखिए मैंने बताया था अभी आपको कि एक फेवरेबल हाई टेम्परेचर मिलता है, यानी गर्म हॉट कंडीशंस में इंसेक्ट्स सरवाइव करते हैं और ग्रो करते हैं, ठीक है। बैक्टीरियाज सरवाइव करते हैं एंड ग्रो करते हैं। प्रोटोजोआ, इनको हॉट कंडीशन मिलती है तो ये ज्यादा ग्रो करते हैं, प्रोटोजोआज, बैक्टीरियाज, है ना, इंसेक्ट्स। सो अब ओवरऑल अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। सो अब जैसे हमारा अर्थ था, ये रहा, हमने यहाँ बनाया था। सो अब ये जो रीजन है हॉट था, तो यहाँ पर तो मलेरिया पहले से था क्योंकि हम मॉस्किटोज होते थे। अब ये हॉट रीजन एक्सपेंड हो रहा है और ये पोल्स की तरफ जा रहा है, सॉरी, है ना, पोल्स की तरफ जा रहा है। सो अब वहां पर भी इंसेक्ट्स की नंबर बढ़ेगा और वेक्टर बॉर्न डिजीज मींस मॉस्किटो एंड फ्लाई बॉर्न डिजीजेज हैं वो फर्दर बढ़ेंगी। और हॉट एपिसोड जो है हमारे रीजन में, ट्रॉपिक्स के जो रीजन में, उसमें बढ़ गया है ना, बढ़ा है। समर, रेन, रेन के बाद विंटर आता है और विंटर में सारे मॉस्किटोज मर जाते हैं। बट विंटर का एपिसोड बहुत छोटा है और विंटर भी इतना इंटेंस नहीं है। इंटेंस विंटर सिर्फ शायद 1 वीक to 10 डेज रह गया है ना, हम देख रहे हैं अपनी लाइफ में। सो इससे क्या होगा, मॉस्किटो जो समर में सर्वाइव करते थे, रेन में बहुत ज्यादा बढ़ते थे, पोस्ट रेन में और ज्यादा बढ़ जाते थे,
अब वो विंटर में भी इजीली सर्वाइव कर पा रहे हैं। सो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस का एपिसोड जो है हमारे यहाँ बढ़ गया है, और जो पोल्स के पास के जो कंट्रीज है उनमें वेक्टर बॉर्न डिजीजेस के एपिसोड शुरू हो गए हैं जहां होते ही नहीं थे। लाइक जो कनाडा वगैरह है वहां पर उन्होंने कभी मलेरिया नहीं देखा था, है ना, उन्होंने कभी भी मलेरिया नहीं देखा था, बट अब वहां मलेरिया के केसेस मिलेंगे आपको। यूरोप में मलेरिया के, डेंगू के केसेस अब आने शुरू, यूएसए में नहीं था मलेरिया कभी भी, वहां केसेस आने शुरू हो गए हैं, है ना। एक यूएस का डॉक्टर था, वो मलेरिया पे रिसर्च करने के लिए इंडिया और जो ट्रॉपिक्स के कंट्री थे वहां पर ट्रेवल कर रहा था। मुझे एक बार एक ट्रेवल में मिला था और उससे बातचीत हुई थी काफी। तो वो बता रहा था कि मैं मलेरिया पे रिसर्च करने के लिए यहाँ घूम रहा हूँ, यूएसए में नहीं था इतना, है ना, बट अब वहां भी देखने को मिल रहा है। सो अब जो है वेक्टर बॉर्न डिजीजेस बढ़ेंगे। सिमिलरली जो बैक्टीरियल डिजीज एंड प्रोटोजोआ डिजीज उनको भी फेवरेबल हॉट कंडीशंस मिल रही है, सो दे विल आल्सो इंक्रीज, और इससे वेक्टर बॉर्न डिजीज से जो मॉर्टेलिटी होगी उनकी रेट भी बढ़ेगी। दैट्स इट। सो मॉल न्यूट्रिशन और हंगर को हम यहां पर भी रिलेट कर सकते हैं। एंड देन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस इवेंट्स लाइक हीट वेव्स, कोल्ड वेव्स, फ्लड्स, है ना, ये सारी इवेंट्स भी बढ़ेगी। जहां फ्लड्स नहीं आती थी वहां फ्लड्स आ रही हैं, लाइक गल्फ कंट्रीज में डेजर्ट होता था लेकिन वहां फ्लड्स देखने को मिल रही हैं, है ना। और वहां पे फ्लड के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी उन्होंने डेवलप नहीं किया था वाटर ड्रेनेज का, सो वो और ज़्यादा सीवियर हो गई। सिमिलरली हम देख रहे हैं हमारे इंडिया में भी कुछ रीजन बहुत ज़्यादा फ्लड फेस कर रहे हैं, लाइक, और उन फ्लड्स की वजह से लैंडस्लाइड्स, है ना, लाइक केरला में वायनाड लैंडस्लाइड हुआ, तो वहां पर एक तो ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया, एक्सेसिव सॉइल ह्यूमिडिटी, सॉइल मींस सॉइल में वाटर की क्वांटिटी बढ़ गई, एंड देन वो लैंडस्लाइड ले गया। सो इस तरह की एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन होगी। इसी तरह GLOF, है ना, ये सब आप डिजास्टर मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। लाइक एक लेक थी, एक ग्लेशियर था, सपोज ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था, एंड ये हिल है और यहाँ पर एक ग्लेशियर बना हुआ है, ठीक है। अब क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये ग्लेशियर मेल्ट हो गया, और अब यहाँ पर बर्फ की जगह पानी है, और पानी में मूवमेंट है। सो ये पानी इस रॉक पे जो जिसने इसको होल्ड किया हुआ उसको प्रेशर पे देगा, और जैसे इस पे प्रेशर बढ़ेगा एक दिन ये टूट जाएगी, एंड देन फिर ये पानी सारा एकदम से नीचे गिरेगा। तो दिस इज कॉल्ड ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट, है ना। एंड देन सडन ये पानी एक साथ आएगा तो बहुत सारे जो लोगों को पता भी, लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, तो यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट्स, जंगल वगैरह होंगे वो सारे एक साथ वाइप आउट कर देगा। तो ऐसे अब हो सकता है आने वाले टाइम में हम फेस करेंगे हिमालयन इकोसिस्टम्स के अंदर, जो बड़े लार्ज मींस स्केल पर फॉरेस्ट कवर को और ह्यूमन सेटलमेंट्स को डुबो देगा, और फिर बहुत नुकसान आएगा। सो इस तरह की एक्सट्रीम इवेंट्स होगी, एंड देन जब ये एक्सट्रीम इवेंट्स होगी, सो इट विल लीड टू इकोनॉमिक लॉस, एंड इट विल लीड टू माइग्रेशन ऑफ पीपल, है ना। जब बाढ़ आ जाएगी तो लोग क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करेंगे। कहीं अकाल है, कई दिनों से बारिश नहीं हो रही, खाना नहीं है, सो दे विल माइग्रेट। तो एक क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम वर्ल्ड में आएगी। कई सारे जो सी लेवल बढ़ेगा, सो आइलैंड्स डूब जाएंगे, सो वो लोग कहाँ जाएंगे, वो डूब के मरेंगे तो नहीं, वो बोट्स में बैठ के दूसरे कंट्रीज में जाएंगे, तो माइग्रेंट्स होंगे। और माइग्रेंट्स आएंगे तो शुरू में तो कोई प्रॉब्लम दिखेगी नहीं, बट उसके बाद जो लोकल्स एंड माइग्रेंट्स के बीच में लड़ाई चालू होगी रिसोर्सेज के लिए। रिसोर्स कम हो गए ना, पहले लोकल्स उन रिसोर्सेज पर रुके हुए थे, एंड अब और शेयर करने के लिए आ गए हैं नए मेहमान, वो जा भी नहीं रहे हैं, सो वी विल फाइट, है ना। यूरोप में ये आपको देखने को मिल रहा है, शुरू में उन्होंने खूब वेलकम किया, अब स्वीडन में आप देख लीजिए, जर्मनी में आप देख लीजिए, फ्रांस में, ब्रिटेन में भी अब शुरू हो गया है, माइग्रेंट राइट्स शुरू हो गए हैं, माइग्रेंट्स को भगाओ। दैट्स, तो इस तरह से एक ह्यूमन क्लैश की सिचुएशन भी आपके सामने आएगी। तो अब आपको, आप इसको आराम से अब इंटरनेशनल मींस इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज से भी जोड़ देंगे। बहुत सारे लोग जब एंटर होंगे, सो वी विल आल्सो फेस इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज, लाइक दंगे होंगे, बहुत कुछ होने वाला। मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज, अब क्लाइमेट चेंज को या ग्लोबल वार्मिंग को रोके कैसे।
है ना, रोकना पड़ेगा। सो देखिए इसको हैंडल करना है अगर क्लाइमेट चेंज को, सो व्हाट वी कैन डू, जो डैमेज हो गया है वो धीरे धीरे ठीक होगा, और जब वो धीरे धीरे ठीक होगा तो होते से होगा, तब तक जो क्लाइमेटिक इवेंट्स होंगी, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होगी, उनसे लड़ना पड़ेगा। सो वी नीड टू एडेप्ट, एडेप्टेशन करना पड़ेगा। एडेप्टेशन होना करना पड़ेगा, एंड देन मिटिगेशन करना पड़ेगा। दोनों प्रोसेस एक साथ चलेंगे। मिटिगेशन में हम वो जो कॉजेज हैं उनको धीरे धीरे रिमूव करेंगे, जो कार्बन जा रहा है उसको जाने से रोकेंगे, जो जा चुका है उसको वापस लाएंगे। एंड जब तक ये प्रोसेस होगा तब तक हमें बहुत सारी एडवर्स इवेंट्स को देखना होगा। उसके लिए लोगों में एडेप्टेशन लाएंगे, उनको ट्रेन करेंगे। लाइक सी कोस्ट फ्लड्स आ रही हैं रिवर्स में कंटिन्यूअस, सो रिवर बैंक को पे जो है ट्रीज लगाए जाएंगे, उनके ऊपर जो है एम्बैंकमेंट्स लगाए जाएंगे। सो इस तरह के काम किए जाएंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर ज़्यादा बेटर तरीके से काम किया जाएगा। रेडी टू गो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स होगी, ठीक है। डिजास्टर आने से रोकने के लिए एम्बैंकमेंट होगा, अगर आ चुकी है तो उससे फिर लोगों को बचाने के लिए क्या होगा, है ना, वो सारा होगा। फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए फिर हम बेटर एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट करेंगे। सो एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है, और उसको इसकी यील्ड को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग भी इसमें आएगी आपके सामने। आपने इतना पढ़ लिया है अब तक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट इंटरडिसिप्लिनरी करके आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। सो और अगर ऑब्जेक्टिव आता है सो आप उसको हैंडल कर सकते हैं। तो एडेप्टेशन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनसे कैसे, उनके साथ कैसे रहना सीखें, वो करना है। और मिटिगेशन में वो जो प्रॉब्लम्स हैं उनके कॉज को हमें धीरे धीरे एलिमिनेट करना है, ठीक है। ओके, सो मिटिगेशन में अब देखिए कार्बन को करना है अगर हमें कंट्रोल। सो देयर आर टू टर्म्स आपको बार बार देखने को मिलेगा, दैट इज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड कार्बन सिंक। Carbon sink. What is sequestration? It is the process of capturing the atmospheric carbon and, ठीक है, and store on earth. It can be done artificially and naturally. आर्टिफिशियली भी किया जा सकता है, नेचुरली। एंड व्हाट इज कार्बन सिंक? कार्बन सिंक इज द प्लेस वेयर द कैप्चर्ड कार्बन इज स्टोर्ड, दैट इज कार्बन सिंक। अब कार्बन सिंक क्या हो सकता है? ये आर्टिफिशियल भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है। देखते, हाँ, बस उसको वहीं उसको वापस नहीं जाने देना है एटमोस्फियर में। हाँ, अब नेचर ने बना रखा था ना, वो कार्बन सिंक था, अब वो जा रहा है, तो अब हमें उसको फिर से, नेचर अब नहीं करना चाह रही स्टोर, है ना, काफी हीट अप हो गई है जो अर्थ है। सो अब हमको आर्टिफिशियली भी उसमें थोड़ा थोड़ा है। हाँ, वो अब बात करते हैं आर्टिफिशियली। ये प्लेस है और ये प्रोसेस है, बस ये दो वर्ड आपको बार बार न्यूज़पेपर में भी देखने को मिलेंगे। सो लाइक क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज, it is the process of capturing the carbon and storing it on the earth. हाँ, एक सिंक बनाना पड़ेगा आपको सिक्वेस्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है। सो लाइक कार्बन क्लीन टेक्नोलॉजीज, अब हमने एनर्जी पढ़ी है, आप रिकॉल करिए व्हाट आर द कार्बन क्लीन टेक्नोलॉजीज। हम अपनी एनर्जी के लिए कोल पर डिपेंड करते हैं। सो अब कोल की डिपेंडेंसी को सडनली हम बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर उसको बंद कर दिया तो हम अपनी हमारे कंट्री में ब्लैकआउट हो जाएगा, लाइट ही नहीं रहेगी, और इंडस्ट्रीज और ह्यूमन एक्टिविटीज जो है हमारी वो एकदम हैम्पर हो जाएगी। सो अब क्या करें? क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस की जाए, लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है कि अब जो झारखंड में से कोल निकाला जा रहा है उसको डायरेक्ट बर्न करने के बजाय दे आर डूइंग गैसिफिकेशन ऑफ कोल, है ना, कोल गैसिफिकेशन। अभी आप बताएंगे क्योंकि हमने साइंस एंड टेक में पढ़ा था।
अब उन चीजों को आपको यहाँ पर रिलेट करना है, सिर्फ पढ़ के डालना नहीं है ना, है ना। गैसिफिकेशन करके आप सिन गैस बनाएंगे, सिन गैस इज ए क्लीनर फ्यूल, नॉट क्लीन बट क्लीनर फ्यूल, कोल से कम करेगा वो पॉल्यूट। और है ना, कोकिंग कोल बनाया जा सकता है उससे, एंड कोल टू मिथेनॉल पढ़ा था, मेथनॉल प्रोडक्शन किया जा सकता है। सो मेथनॉल इज ए क्लीनर फ्यूल देन कोल। अब बताओ मेथनॉल क्या है, और सॉरी मेथनॉल बेस्ड जो है इकोनॉमी पढ़ाया था मैंने साइंस एंड टेक में, बट आप लोग याद नहीं रखते हैं। इतने इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं, एक बार सुनने के बाद याद रहना चाहिए, है ना। मेथनॉल इकोनॉमी बनाने की बात की थी प्राइम मिनिस्टर सर ने 2018 में, गवर्नमेंट कोल से, कोल टू मेथनॉल प्लांट लगाया गया था झारखंड में। प्राइम मिनिस्टर सर ने इसको इंडोर्स किया था कि जो कोल वाले रीजन है वहां पर लोगों को मेथनॉल फ्यूल से इंडस्ट्रीज एंड जो डोमेस्टिक फ्यूल है वो आपको मेथनॉल दिया जाए, तो उसके लिए प्लांट भी बनाया गया था, उसका इनॉग्रेशन भी किया था। सो यू शुड नो क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज, ठीक है। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, ठीक है, लाइक मैंने आपको ग्रीन हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट बताया था, तो उसमें ब्राउन हाइड्रोजन में मैंने बताया था कि है ना, मेथेन गैस से, नेचुरल गैस का से आपने हाइड्रोजन बनाई, ठीक है, और उस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, है ना, या किसी और प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, उसको आप एटमॉस्फेयर में जाने देने की बजाय, सपोज कोई भी पर्टिकुलर प्रोसेस है जिससे हाइड्रोजन रिलीज हुई, लाइक है ना, हाइड्रोजन रिलीज हुई एंड देन उस सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई एंड देन हमने उसको एटमॉस्फेयर में जाने देने के बजाय एक पाइपलाइन से एक दूसरे प्रोसेस में एंटर करवा दिया एंड देन उसको किसी दूसरे प्रोडक्ट में चेंज कर दिया, लाइक कार्बन का लाइम वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवा दिया और कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया, है ना। अब ये सॉलिड हो गई कार्बन, एंड देन आप उसको कहीं डंप कर दीजिए, या कैल्शियम कार्बोनेट का कोई एप्लीकेशन है इंडस्ट्री में तो वहां लगा दीजिए, अदरवाइज उस कैल्शियम कार्बोनेट को ले जाकर के किसी अर्थ के अंदर कोई पुरानी अबेंडेंट माइन है उसके अंदर ले जाकर डालना शुरू कर दीजिए, और वो माइन भरती जाएगी, है ना, और आपका कार्बन वहां पे स्टोर होता चला जाएगा। सो कैप्चर द कार्बन एंड स्टोर इट, है ना। ये बस सीक्वेंस्टेशन ही हो गया, बस टेक्निकल वर्ड आपने बोल दिया, है ना, मैंने जस्ट कैप्चर बोला। सीक्वेंस्टेशन नेचुरली भी हो सकता है, बताइए नेचुरली कैसे होता है। हाँ, नेचुरली कैसे होता है, यस वेरी गुड, है ना, फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स कार्बन को कैप्चर करते हैं, सो आप ज्यादा से ज्यादा ट्रीज, है ना, एफॉरेस्टेशन करके सीक्वेंस्टेशन कर सकते हैं। और फॉरेस्ट क्या होते हैं, कार्बन सिंक की तरह बिहेव करते हैं बिकॉज ऑफ देयर फोटोसिंथेसिस सीक्वेंस्टेशन प्रोसेस। सो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों एक ही बात हो गई, यहाँ पर नेचुरल प्रोसेसेस को भी बता सकते हैं आप, ठीक है। देन क्लीन एनर्जी हमने डिटेल में पढ़ा है, सारे क्लीन, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, है ना, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ये सारे क्लीन एनर्जी के जितने भी अल्टरनेटिव्स अब धीरे धीरे सीन में आ रहे हैं उन सबको आप डिस्कस कर सकते हैं, हमने अच्छे से पढ़ा है सारा, एक काफी टाइम देके। एंड देन जियो इंजीनियरिंग, सो जैसा कि आपके फ्रेंड ने सजेस्ट किया था एक बार कि हम कुछ केमिकल्स छोड़ देते हैं, तो जियो इंजीनियरिंग कर सकते हैं हम आर्टिफिशियली ग्लोबल वार्मिंग के लाइक उसके जो इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारा जो अर्थ है एंड देन इसका एटमॉस्फेयर है, सो सन से लाइट इस पर आ रही है और अभी हमारे साथ प्रॉब्लम है कि हम कार्बन को, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर है, सो इट इज कॉजिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट और ये अर्थ को गर्म कर रहा है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे इस कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दें, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को भी कम करें और जो छोड़ दिया गया है उसको कार्बन सिक्वेंस्ट्रेशन एंड सिंकिंग के थ्रू वापस अंदर लेकर आए। सो तब तक जो वार्मिंग हो रही है उसको कैसे रोके, तो आपका अपर स्ट्रेटोस्फेयर में सल्फर एरोजोल्स छोड़ देते हैं, इनकी क्वालिटी होती है कि ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो आपने ओवरऑल जो आपका जो लाइट रिसीविंग है, सनलाइट रिसीविंग है, उसको कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया। सो जब तक आप ये काम कर रहे हैं, सिंकिंग एंड सिक्वेंस्ट्रेशन, जब तक आप ये काम कर रहे हैं तब तक लाइट की क्वांटिटी को कम कर दीजिए ताकि आपकी ग्लोबल वार्मिंग रुके, और दैट इज आर्टिफिशियली आप सनलाइट को ब्लॉक कर रहे हैं,
दैट इज जियो इंजीनियरिंग। इस पे भी काफी प्रोजेक्ट पे रिसर्च चल रहा है, अभी तो कोई बड़ा काम हुआ नहीं है। नहीं, वो आएगी, बहुत ऊंचाई पर करेंगे तो एक थोड़ा सा इफेक्ट क्रिएट कर देंगे, थोड़ी सी कूलिंग हो जाए। एकदम अंधेरा भी नहीं करना है। हाँ, देखिए बहुत सारी को रोकना ही है अपन को, है ना। सपोज आइस शीट कम हो गई है, तो आइस शीट्स जिस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती थी, वो लाइट अब एब्जॉर्ब हो रही है, उस लाइट को हम रोक देते हैं। तो जितनी ओवरऑल हमको कम करनी होगी उतनी ही होगी, और नेचुरल फिनोमेना बना रहेगा हमारा। इतनी ऊंचाई पर प्लांट को ऐसा नहीं होगा कि प्लांट बिल्कुल ही जो है सनलाइट रिसीव नहीं करेंगे, बट वो मेजर पार्ट उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। बट ये ऐसा कोई प्रोजेक्ट अभी हो सकता है फ्यूचर में आपको देखने को मिले। तो जियो इंजीनियरिंग इसी को कहते हैं कि आप आर्टिफिशियली किसी फिनोमेना को ट्रिगर करें या रोक दें। हाँ, इस पर रिसर्च चल रहे हैं, यूके में काफ़ी रिसर्च है ना, यूएसए में है। सो दीज आर द थिंग्स। सो ये सारे हैं लाइक मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। इसके अलावा एडेप्टेशन की बात मैं करूं, सो द कैपेसिटी बिल्डिंग शुड बी डन इन कम्युनिटीज। कम्युनिटीज में कैपेसिटी बिल्डिंग करें। सल्फर एरोजोल्स, सल्फर एरोजोल्स या और भी दूसरे एरोजोल्स है, सल्फर एक कॉमन इसमें जो लाइट को रिफ्लेक्ट करे। जैसा कि मैंने बताया, सल्फर डाइऑक्साइड का भी क्वालिटी होती है, उसके एरोजोल्स होते हैं, वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। और इस साल जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो इसलिए हो रही है कि सल्फर एमिशन पर हमने कंट्रोल कर लिया है। सो इट इज गुड न्यूज एज वेल एज ए बैड न्यूज। बट शॉर्ट टर्म में ये बैड न्यूज है, बट लॉन्ग टर्म में ये गुड न्यूज है। हम लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करेंगे। सो कैपेसिटी बिल्डिंग करें। अब जो एडवर्स कैलेमिटीज होने वाली है उनके लिए कम्युनिटीज में कैपेसिटी बिल्डिंग करें। सो इट कैन बी डन एट कम्युनिटी लेवल, मीन्स आप ह्यूमन कम्युनिटीज को स्ट्रेंथन करें अपनी लाइफ को। अब जो क्लाइमेट चेंज हो चुका है उसके साथ जीने में, उसके साथ सिंक्रोनाइज करने में आप स्ट्रेंथनिंग करें। लाइक अब फॉरेस्ट कवर कम हो रहा है, सो उनको कुछ और एम्प्लॉयमेंट दिए जाएं, है ना। ट्रेनिंग हो डिजीजेस से लड़ने के लिए, ग्राउंड लेवल पर ट्रेनिंग हो, है ना, लाइक आशा वर्कर्स। सो दिस इज द पार्ट ऑफ दिस कैपेसिटी बिल्डिंग इन कम्युनिटीज। सो अब हर जगह हम हाई हाई मेडिकल जो है फैसिलिटीज नहीं दे सकते हैं। सो आप लोकल लेवल पर लोगों को ट्रेन करें टू फाइट डिजीजेज, टू फाइट फ्लड्स, टू फाइट क्लाइमेट चेंज कॉज्ड कैलेमिटीज। ठीक है, वो एक हेल्थ वर्कर होती है, तो एक एग्जाम्पल दिया है। तो ग्राउंड लेवल पर आप लोगों को ट्रेनिंग दें। अब वो अलग अलग तरीके से, कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट की ट्रेनिंग दें। लाइक अब रूरल में जैसे जैसे रूरल इकोसिस्टम जो है इकोसिस्टम डिग्रेड करेंगे, तो ट्राइबल और रूरल सोसाइटीज की इनकम कम होगी, एग्रीकल्चर लॉस में जा रहा है, फॉरेस्ट डिग्रेड हो रहे हैं, सो फॉरेस्ट प्रोड्यूस कम हो रहा है, सो ट्राइबल एंड जो फार्मर कम्युनिटीज है उनकी इनकम कम होगी। तो उसको बढ़ाने के लिए फर्दर कुछ काम किया जाता है। लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमजी नरेगा प्रोग्राम चलाया। सो अब पानी को स्टोर करने के लिए, अब पानी कम बरस रहा है, सो अब उसको स्टोर करने के लिए तालाब बनाए जाए बहुत सारे। सो एमजी नरेगा के अंडर तालाब बनाए जाए, है ना। हरित राजस्थान प्रोजेक्ट चलाया गया था राजस्थान गवर्नमेंट का। सो अब जो फॉरेस्ट कवर जा चुका है उसको रिस्टोर करने के लिए एमजी नरेगा के अंडर, महात्मा गांधी नरेगा स्कीम के अंडर लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया गया, जस्ट पेड़ लगाओ। एंड देन उसका इम्पैक्ट आता है, वहां अच्छी बारिश होती है, और वो जो उन्होंने वाटर बॉडीज डिगिंग की थी वो पानी से भर जाती हैं, और पानी से भर जाती है, देन उसमें वो फिशरीज का काम कर सकते हैं। देन फिर फिशरीज से उनका एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। हाँ, ये स्कीम्स बता रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। मीन्स आप, मैंने साइंस एंड टेक में आपको बताया था कि इलिस्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, प्लेन आंसर न लिखे। सो आप इस तरह से लोकल कम्युनिटीज को स्ट्रेंथन कर सकते हैं टू फाइट द लॉसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, है ना। अब उनकी इनकम को ऐसे हम रिस्टोर करेंगे और इकोसिस्टम्स को उन्हीं की मदद से रिस्टोर करेंगे। सो इकोसिस्टम बेस्ड पर अब जैसे हमने लोकल कम्युनिटीज को स्ट्रेंथन किया, सो अब हम जो इकोसिस्टम कोलैप्स कर रहे हैं उनको भी हेल्प करें टू बी रिस्टोर्ड, है ना, वो रिस्टोर हो, वो अपने आप को फिर से रिकवर करें। सो जैसे मैंने हरित राजस्थान स्कीम बताई, सो उसमें उन्होंने लोकल कम्युनिटीज को एम्प्लॉयमेंट दे दिया एंड देन पेड़ लगाए। सो वो आपका इकोसिस्टम फिर से रिस्टोर होगा। जैसे ही पेड़ लगेंगे तो फिर बायोडाइवर्सिटी फिर से वहां पर फ्लोरिश हो पाएगी, बर्ड पॉपुलेशन और जो है रेप्टाइल्स की पॉपुलेशन सभी फिर से वहां पर। उन्होंने काम किया ना पेड़ लगाने का, तो उन्होंने लेबर किया, सो उनको पैसा मिलना चाहिए।
सो ये दो मीन्स आप कम्युनिटी लेवल पर और इकोसिस्टम लेवल पर दो स्ट्रेटेजीज के थ्रू एडेप्टेशन को, क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन को प्रमोट कर सकते हैं. सो व्हाट आर द इंटरनेशनल स्टेप्स और मेजर्स टू हैंडल दिस क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम? इसका सबसे पहला जो लाया गया था दैट इज रियो समिट में, लाइक आपका यूएनएफसीसी है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये आया था एग्जिस्टेंस में, रियो अर्थ समिट. एंड देन फिर इसने क्या काम किए, इसका रोल क्या है? इट इज प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क फॉर नेगोशिएटिंग द स्पेसिफिक इंटरनेशनल ट्रीटीज कॉल्ड प्रोटोकॉल्स. क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए जो प्रोटोकॉल्स हैं यानी इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, उनको बनाने के लिए जो भी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जो भी फोरम प्रोवाइड करता है, जो 198 इसके मेंबर्स हैं उनको, दैट इज यूएनएफसीसी. इसी के अंडर वो सारे प्रोटोकॉल साइन किए जाते हैं, लाइक क्योटो प्रोटोकॉल एक्सेट्रा. ठीक है, सो दिस इज रोल. और ये उसके थ्रू जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशन की लिमिटिंग करता है. एंड ये नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट्स लाता है. ठीक है, और इसकी जो कॉन्फ्रेंस होती है दिस इज कॉल्ड कोप या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, आप पढ़ते हैं, अभी भी हुई थी. ठीक है, एंड देन इसके अंडर एक बड़ा प्रोटोकॉल लाया गया था, क्योटो प्रोटोकॉल. इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. सो ये जो है क्योटो, हाँ इसी के अंडर लाया गया था, प्रोटोकॉल साइन होता है ना. सो ये एक प्रोटोकॉल है टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज. अब वो कैसे ये रिड्यूस करने का पूरा एक मैकेनिज्म बना के देता है आपको, वो आप देखिएगा. सो कौन कौन सी गैसेस टारगेट करता है? सो दीज आर द गैसेस, CO2, मीथेन, जो सारी हमने पढ़ी थी ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसेस. सो नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है ना, ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड परफ्लोरोकार्बन्स को ये टारगेट करता है. अभी कैसे करता है देखिएगा, कैटेगराइजेशन आपको पता होना चाहिए. सो NX1, 2, B, नॉन NX1 कंट्रीज एंड LDC, ये 5 जो है 5 कैटेगरीज में ये पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी या सभी कंट्रीज को क्लासिफाई करता है. अब देखिए 1 में सभी डेवलप्ड कंट्रीज आते हैं इंक्लूडिंग यूके, रशिया एक्सेट्रा. एंड इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन, ऐसी कंट्रीज जो डेवलप्ड भी नहीं है, डेवलप भी नहीं मीन्स वो ट्रांजिशन फेज में है, डेवलपिंग से डेवलप्ड बन रहे हैं, इनको इसके अंदर शामिल किया गया है. फर्स्ट कैटेगरी. इसकी सब सेकेंड कैटेगरी में डेवलप्ड कंट्रीज है, जो मीन्स ये फर्स्ट की सब कैटेगरी है. और ये जो है दीज आर रिक्वायर्ड टू फाइनेंशियल टेक्निकल सपोर्ट्स टू दीज, इनको फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है NX2 कंट्रीज को. ये भी सभी डेवलप्ड कंट्रीज है. इसमें बड़े डेवलप्ड कंट्रीज एंड EITs हैं, इसमें अदर डेवलप्ड कंट्रीज है जिसको इसमें शामिल नहीं किया गया, या ऐसा कह सकते हैं ये इसकी एक सब कैटेगरी है. एंड देन इसमें वो सभी डेवलप्ड कंट्रीज फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे टू हैंडल टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस इमिशंस. थर्ड वन इज एन इनको यस. अब वो कैसे देंगे तो वो हम देखेंगे जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू. ठीक है, फाइनेंशियल टेक्निकल सपोर्ट करेंगे ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए. एंड देन NX1 पार्टिसिपेट सबसेट ऑफ 1, ये भी इसका 1 का सबसेट है. एंड इन पर जो है ग्रीन हाउस एमिशन को रिड्यूस करने के बाइंडिंग टारगेट्स रखे गए हैं. एंड ठीक है, ये सारा है, इस पर बाइंडिंग टारगेट्स रखे गए हैं, ये भी इसका एक सबसेट है. एंड देन फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है नॉन NX1 कंट्रीज, ऑल द डेवलपिंग कंट्रीज है ना, डेवलपिंग कंट्रीज, लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज, वो आपके सामने आते हैं नॉन NX1 कंट्रीज में. एंड देन फिर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं जिन पर नॉन बाइंडिंग टारगेट्स दिए जाते हैं. यहां तक समझ में आ गया? यानी आपको ग्रीन हाउस गैसेस को एमिशन को कम करना है, इन पर बाइंडिंग टारगेट्स हैं और इन पर नॉन बाइंडिंग टारगेट्स हैं. लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज यानी ये डेवलपिंग कंट्रीज, इन पर भी नॉन बाइंडिंग टारगेट्स होते हैं. ठीक है, इन पर बाइंडिंग है क्योंकि ये डेवलप हो चुके हैं और टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, और इन पर नॉन बाइंडिंग टारगेट्स. हाँ, इंडिया इसमें है नॉन NX1 कंट्री है ना, इट्स ए डेवलपिंग कंट्री है ना. लीस्ट डेवलपमेंट में पुअर कंट्रीज आते हैं, लाइक अफ्रीकन कंट्रीज है ना. इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है इस तरह से. तो ये है. अब ये कैसे करता है ये काम?
तो अब कैसे हेल्प, आपने सवाल किया कैसे हेल्प करने वाले हैं। सो वी हैव 3 मैकेनिज्म्स, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, सीडीएम, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अब देखिए ये दोनों ही। अब सीडीएम में क्या होता है, जो एनेक्स, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो एनेक्स 1, 2 और बी में आते हैं, दोज आर डेवलप्ड कंट्रीज एंड दे आर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड। अब उनको कुछ एमिशन बाइंडिंग है, टारगेट उनके ऊपर जो टारगेट्स हैं वो बाइंडिंग है कि आपको इतना टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कम करना ही होगा। अब उनकी इंडस्ट्री तो चल रही है, अगर आप बोलेंगे इंडस्ट्री को कम करो तो उसको अपने ऑपरेशंस कम करने पड़ेंगे, एंड अगर ऑपरेशंस कम करने पड़ेंगे सो इंडस्ट्री को लॉस होगा, इंडस्ट्री को लॉस होगा तो इकोनॉमी डाउन होगी डेफिनेटली। सपोज 1 टन कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने का टारगेट दिया गया है, तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंडर वो क्या करेंगे, एक डेवलपिंग कंट्रीज में या लीस्ट डेवलप कंट्री है, जो लास्ट की 2 कैटेगरीज है, उन कंट्रीज से कांटेक्ट करेंगे एक, और उनमें कार्बन एमिशन, 1 टन कार्बन एमिशन को कम करने के लिए कोई प्रोजेक्ट है, उसकी फंडिंग कर देंगे। एक डेवलप्ड कंट्री है, यस, सो एक डेवलप्ड कंट्री है और एक डेवलपिंग या लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, और LDC लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है। सो इसको सपोज 1 टन कार्बन एमिशन कम करने का ऑब्लिगेशन है, ठीक है, 1 टन CO2 कम करने का, रिड्यूस करने का ऑब्लिगेशन है इस पर, बट इट कैन नॉट डू बिकॉज इसकी इकोनॉमी हैम्पर हो सकती है उससे। सो इट विल फाइनेंस अ प्रोजेक्ट, फंडिंग प्रोवाइड करेगा एक प्रोजेक्ट को डेवलपिंग कंट्री में या लीस्ट डेवलप्ड कंट्री में टू रिड्यूस 1 टन कार्बन। हाँ, इनके बिहाफ में ये कम कर देगा। हमने यही तो देखा ना, दे विल हेल्प द कंट्रीज, है ना, हेल्प करना पड़ेगा टेक्नोलॉजिकल। सो ये इस तरह से इनके बिहाफ में, सपोज इंडिया में एक प्रोजेक्ट है सोलर एनर्जी का, और इस प्रोजेक्ट की कैपेसिटी की 1 टन कार्बन एमिशन को रिड्यूस कर देगा कोल के करस्पॉन्डिंग। सो क्या करेगा ये कंट्री, इस सोलर प्रोजेक्ट की फंडिंग करेगी, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट कर सकता है एडवांस सोलर पैनल बनाने में इनमें। सो इस तरीके से ये हेल्प करेगा। एक और मैकेनिज्म हो सकता है, अब वो इसको अपने इंडस्ट्री को बनाए रखेंगे और एक डेवलपिंग या LDC कंट्री को एक टन कार्बन एमिशन कम करने का एक प्रोजेक्ट लाइक सोलर पैनल्स, सोलर, हाँ, और हाँ बोल देंगे, और फिर वो जाकर के क्योटो प्रोटोकॉल में बता देंगे कि देखो हमने इंडिया में ये प्रोजेक्ट फाइनेंस, वो अब उसको अपना टारगेट पूरा करना है, उसने दूसरी जगह से वो टारगेट पूरा कर दिया, ऐसे ही हो सकता है। इससे क्या है, एक, हाँ बिल्कुल, बस वो कंट्री इस कैटेगरी का होना चाहिए। सो इससे 2 बेनिफिट हुए, एक इसका ऑब्लिगेशन है वो कम हुआ, और दूसरा इसको कार्बन एमिशन कम करने में टेक्नोलॉजी और फाइनेंस मिल गए, है ना फायदा। सो ये हो सकता है। एक तरीका ये हो सकता है, दैट इज एमिशन ट्रेडिंग। देखिए एमिशन ट्रेडिंग कैसे, मैं इंडिया में एक बिजनेसमैन हूं और मैंने एक इंडस्ट्री चलाई और उसमें मैंने कार्बन एमिशन को कम करने वाली टेक्नोलॉजीज यूज की, लाइक कार्बन कैप्चरिंग एंड सीक्वेंस्ट्रेशन, और इस तरीके से मैंने सपोज 1 टन कार्बन को रिड्यूस कर दिया, कार्बन CO2 एमिशन को रिड्यूस कर दिया विद द हेल्प ऑफ सम एडवांस टेक्नोलॉजीज। या मैंने कोई ऐसा एफॉरेस्टेशन ड्राइव किया और उससे मैंने 1 टन कार्बन कैप्चरिंग, कार्बन को कैप्चर करने के लिए इतना बड़ा फॉरेस्ट बना दिया। ऐसा कोई प्रोजेक्ट इंडियन गवर्नमेंट ने चलाया और ऐसा प्रोजेक्ट बना दिया कि 1 टन कार्बन एमिशन को वो कम कर रहा है, एंड देन फिर वो क्योटो प्रोटोकॉल से क्या लेगा, कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट लेगा। कार्बन क्रेडिट भी कहते हैं इसे, कार्बन क्रेडिट और एमिशन सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं। मुझे मिल गया एक एमिशन सर्टिफिकेट और कार्बन क्रेडिट फॉर 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने कम कर दिया है, या तो मैंने सिक्वेंस्टेशन कर लिया है पेड़ लगा के, हाँ
हाँ अब बता रहा हूँ क्या होगा। या तो मैंने अपनी इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी यूज करके कार्बन एमिशन कम कर दिया है, मैंने सपोज कीजिए एक सोलर पैनल, सोलर पावर प्लांट या विंड पावर प्लांट बना दिया है, वन टू रिड्यूस द 1 टन कार्बन, तो मुझे मिल गया कार्बन क्रेडिट्स। नहीं नहीं वो काउंट नहीं होगा, मैंने अपने कंट्री में करके एक कार्बन क्रेडिट का सर्टिफिकेट या एक एमिशन सर्टिफिकेट अचीव कर लिया है, अब वो मेरे पास रखा हुआ है। यहाँ पर एक इंडस्ट्री है जिस एक कंट्री है जिसको 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस करने का ऑब्लिगेशन है, लेकिन उसको कोई रास्ता दिख नहीं रहा है कि वो कैसे करे। सो वो मेरे पास आएंगे और मुझसे कांटेक्ट करेंगे, अपना कार्बन क्रेडिट हमको बेच दो, वो मुझे कुछ पैसा देंगे एंड आई विल सेल माय कार्बन क्रेडिट टू दैट कंट्री, और वो कार्बन क्रेडिट या एमिशन सर्टिफिकेट है 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड का, वो सर्टिफिकेट इसको मिल गया। सो इसने बोल दिया कि मैंने अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर लिया। दैट इज कार्बन मार्केट और कार्बन ट्रेडिंग और एमिशन सर्टिफिकेट ट्रेडिंग, तो दैट इट कैन बी यूज्ड इन सीडीएम मैकेनिज्म। नहीं नहीं उसकी कुछ वैल्यू होती है, ऐसा नहीं होता है कि ये कोई उसकी एक टन की कुछ वैल्यू होती है, वही जैसे उसने परचेज किया तो वो वैल्यू उससे इसको ट्रांसफर हो गए, वो डॉलर्स उसको ट्रांसफर हो गए, लेकिन ऐसा नहीं कि मुंह मांगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। राइट बिल्कुल, ये एक अच्छा तरीका हो सकता है और हम अपने प्लेनेट को बचा भी सकते हैं। एंड देन देर इज अ जॉइंट इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस। जॉइंट इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस में दो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, दो डेवलप्ड कंट्रीज एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं टू रिड्यूस द कार्बन एमिशन। सपोज यूएसए के पास एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, एक डेवलप्ड कंट्री है, और कैटेगरी 1 का एक कंट्री उठा लेते हैं, सपोज वी हैव टर्की और यूक्रेन। टर्की या यूक्रेन को हम ले लेते हैं, इसके पास वो एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है बट ये वो कैटेगरी 1 में आता है। सो दोनों डेवलप्ड कंट्री है या ट्रांजिशन इकोनॉमी है। सो ये यूके ले लेते हैं, चलिए यूके, हाँ यूके है, हो सकता है उसको कोई हेल्प की जरूरत पड़े। डेवलप्ड का मतलब ये नहीं कि हमेशा ही सेल्फ सफिशिएंट हो, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। तो सपोज यूके एंड यूएसए दो एलाइज भी है, बड़े टर्की तो आजकल नहीं है, तो आईआर में पढ़ रहे होंगे। सो यूएसए क्या करेगा, यूके के अंदर किसी प्रोजेक्ट को फंडिंग कर देगा एंड अपने ऑब्लिगेशन पूरे कर लेगा, ये भी हो सकता है। सो दैट इज, अगर दो डेवलप्ड कंट्रीज एक दूसरे को हेल्प करते हैं दैट इज अंडर जॉइंट इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम, एंड अगर एक डेवलपिंग को हेल्प करा दैट इज अंडर सीडीएम प्रोग्राम। एंड कार्बन क्रेडिट और एमिशन क्रेडिट इज ए इंस्ट्रूमेंट टू अचीव द टारगेट, कार्बन रिडक्शन टारगेट्स। ये मैकेनिज्म समझ में आएगा, दिस इज अंडर क्योटो प्रोटोकॉल में ये सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, किया गया है मतलब। सो अगला इंपॉर्टेंट हमारे सामने आता है दैट इज पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, इसमें 16 में हुआ था। एंड देन इसके अंदर वाई पेरिस एग्रीमेंट, बहुत सारे सीओपीज होते रहते हैं बट वाई पेरिस एग्रीमेंट इज इंपॉर्टेंट, यही हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं। यहां पर इन्होंने पहली बार कुछ टेम्परेचर, कार्बन एमिशन टारगेट नहीं, टेम्परेचर टारगेट्स को डिसाइड किया था कि हमको यहां पर होल्ड करना है किसी भी हाल में। सो दे सेड दैट हमको एनी हाउ 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर को, प्री इंडस्ट्रियल लेवल के टेम्परेचर से 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा इंक्रीज नहीं होने देना है। एंड उसके साथ दे सेड कि एटलीस्ट 1.5 पर हमको होल्ड करने की कोशिश भी करनी है, लेकिन अगर ये कोशिश नाकाम हो जाए तो 2 पर, तो 2 इज ऑब्लिगेटरी, 1.5 इज मीन्स एक एक्स्ट्रा टारगेट दे करके। जैसे एग्जाम्स में हम लेते हैं कि लाइक मुझे कैसे भी करके 80% 90% बनाना है, बट अगर 85 आ जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है, लाइक मुझे हाँ 85 आ जाए तो कोई इशू नहीं। तो अगर हमें कैसे भी 1.5 डिग्री सेल्सियस पर होल्ड करवाने के लिए पूरी कोशिशें करनी है, बट कैसे भी 2 पर तो लाना ही लाना है। सो 90% इज योर, कैसे भी करके लाना है, और अगर 85 तक पहुंच जाए तो बट कोई बात नहीं, सो इट कैन बी हैंडल्ड। सो ये बात उन्होंने कही। सेकंड उन्होंने बात की थी फंडिंग की, जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई है, दैट इज दैट डेवलप्ड कंट्रीज will provide or mobilize $100 billion for by 20 finance by 2020 to help the developing and LDC countries to handle
द क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम्स एंड टू रिड्यूस देयर एमिशन। ये बात कर रहा था $100 बिलियन पे, बट ये अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। डेवलप्ड कंट्रीज इतना बड़ा अमाउंट देने से मना कर रहे हैं, है ना, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे हैं ऑफ देयर ग्रीन हाउस, मतलब GHG एमिशन, कार्बन एमिशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना नहीं चाह रहे। क्यों ये रेस्पॉन्सिबिलिटी उनको लेनी चाहिए? हमने पढ़ा था कि कार्बन बजट जो हमारा था वो कितना था, 2900 गीगा टन्स, है ना, 2900 गीगा टन्स। और हमने देखा था कि 2017 तक ये कम होकर 2200 तो एग्जॉस्ट कर दिया गया, यूज ही कर लिया गया। 24 में और बढ़ गया, अभी हमारे पास 400 ही बचा है। तो इतना कार्बन एमिशन करके किन कंट्रीज की इंडस्ट्रीज ने फायदा उठाया? ऑफ कोर्स डेवलप्ड कंट्रीज की, क्योंकि वो 70-50 में ही शुरू हो गए थे कार्बन एमिशन करना, इसलिए वो आज इतने डेवलप्ड और एडवांस्ड है। हमने तो बहुत लेट शुरू किया, 1947 के बाद। यस, यस, बढ़ेगा तो सही ना। 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है तो मैंने बताया कि उसके कुछ और फैक्टर्स भी हो सकते हैं। कंप्लीट 1.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीमेंट तभी मानेंगे जब वो कंटिन्यूअस 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स में बना रहेगा या उससे ज्यादा बना रहेगा, तब उसका एक मीन निकाला जाएगा एंड देन हम मानेंगे कि हाँ अचीव हो गया। अभी क्यों नहीं मान रहे अचीव हो? क्योंकि एक तो ये लिमिट एग्जॉस्ट नहीं हुई है अभी तक। तो हम ये मान रहे हैं कि दूसरे फिनोमेना लाइक सोलर मैक्सिमम, टोगा वोल्केनिक इरप्शन और सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन रिडक्शन, ये 3 कॉजेज हैं आज जो 2024 बढ़ गया, है ना। तो अब देखा कि आपने ये इतना सारा कार्बन एमिशन करके कौन डेवलप हुआ? यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रांस, जापान। हमने तो 47 के बाद शुरू किया, उससे पहले तो हम गुलाम थे, है ना। सेम पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ये सब बाद में आए, है ना, चाइना, ये सब बाद में शुरू हुए। तो इतना सारा आपने पैसा कमाया है इस अर्थ को वल्नरेबल बनाकर, सो यू शुड पे द प्राइस। इतना पैसा दो ताकि हम इसको हैंडल कर सके, वरना मर रहे हैं हमें। वाई? क्या? नहीं नहीं, ये पूरे वर्ल्ड का है, पूरे ग्लोब का है। हाँ, अरे इंडिया का नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड का है कि इतना टारगेट। इंडिया का टेम्परेचर 1.5 डिग्री थोड़ा ना, सब जगह का बढ़ेगा एक साथ, एवरेज टेम्परेचर ज्यादा उनका है। डेफिनेटली इंडिया का भी कुछ होगा सबका, लेकिन मेजर उनका। डेफिनेटली उन्होंने भर भर के इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन किया है। सो यू शुड पे द प्राइस, है ना। आपको प्राइस देनी होगी, क्योंकि मरने वाले कौन है? वी आर, है ना। हमने ग्लोब देखा, सो ये है ग्लोब, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो सबसे पहले जो कैलेमिटीज आएंगी, नेचुरल डिजास्टर्स आएंगी, वो इस रीजन में आएगी। और इस रीजन में ज्यादातर कौन से कंट्रीज है? अफ्रीका, है ना, अफ्रीका है यहाँ पर एशिया, एंड यहाँ पर आपका साउथ अमेरिका। सो ये लोग मरेंगे सारे, है ना। ऑस्ट्रेलिया भी थोड़ा डाउन है, और ऑस्ट्रेलिया एक डेवलप्ड कंट्रीज है तो वो हैंडल कर सकता है। सो ये मरेंगे कौन? किनको सबसे ज्यादा सफर करना पड़ेगा? इनको। सो कैसे भी 2 डिग्री सेल्सियस हमको होल्ड करना है। यहाँ पर एक टारगेट रखा गया था, अब है ना, नेक्स्ट, हाँ, ग्लासगो में रखा गया था कि हमको 0 एमिशन जो है 2050 तक अचीव करना है, और 2 डिग्री सेल्सियस तो बढ़ने देना ही नहीं है किसी भी हाल में। अब और टारगेट्स भी रखे गए हैं, लाइक 0 एमिशन करना है कैसे भी करके एट 2050 तक। बट जिस तरीके से काम किया जा रहा है, यहाँ पर एक डेडलॉक की सिचुएशन बनी हुई है। अभी भी जो कोप हुई थी, COP कॉन्फ्रेंस हुई थी, सो उसमें भी ये बात यहाँ आकर अटक गई, पैसा नहीं देंगे। यस, हाँ, विड्रॉ इसलिए किया है, बट वो यहाँ फाइनेंस की प्रॉब्लम है। फाइनेंस, वो लोग भी फाइनेंस देना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि अब उनकी इकोनॉमीज भी स्ट्रेस में है। बहुत है, यूएसए ने बहुत किया है, सबसे ज्यादा, अभी भी सबसे ज्यादा पर कैपिटा पर एमिशन जो है वो यूएसए का है। वाई? हम बहुत ज्यादा एमिशन कर रहे हैं फॉर 140 करोड़ पीपल, तो पर कैपिटा एमिशन बहुत कम हो गया हमारा। और यूएसए में
थोड़े से लोगों के लिए बहुत ज्यादा एमिशन हो रहा है, सो पर कैपिटा पर पर्सन जो एमिशन है वो बहुत ज्यादा है, उनका लाइफस्टाइल ऐसा है, एवरी पर्सन है वो कार, है ना। हमारे यहाँ बहुत कार का पूरी पूरी लाइफ में भी नहीं ले पाते हैं लोग, है ना। और एक पूरी फैमिली के लिए एक कार होती है, वहां पर हर फैमिली मेंबर के लिए अलग कार होती है, 18 ईयर्स का होते ही कार गिफ्ट की जाती है। एंड सो और उनका लाइफ स्टाइल भी बहुत लेविश होता है, बहुत ज़्यादा कंजप्शन करते हैं, बहुत ज़्यादा मीट कंजप्शन हो रहा है वहाँ पे, दैट इज कॉजिंग कार्बन एमिशन। अभी हुआ है, अभी जो 2024 का एवरेज टेम्परेचर 15.1 डिग्री सेल्सियस मेजर किया गया है, दैट इज 1.6 डिग्री सेल्सियस हायर देन टोटल एवरेज टेम्परेचर ऑफ बिटवीन 1750 टू 1800, उसके टेम्परेचर से 1.6 डिग्री सेल्सियस हायर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, तो वो फर्स्ट ईयर तो आ गया है जिसमें 1.5 अचीव हो गया है इंक्रीमेंट। हाँ, अब आगे देखते हैं इस 25 का एवरेज कितना आता है, दिसंबर में पता चले। हाँ, क्या कहा? 2024 का रिकॉर्ड हुआ है 15.1 डिग्री सेल्सियस, दैट इज हायर 1.6 डिग्री सेल्सियस हायर देन टेम्परेचर ऑफ ईयर 1750 टू 1800। हाँ, अब कितना था ये माइनस करके देख लो आप, है ना, ठीक है, इतना हायर है। सो ये फर्स्ट ईयर है, अब हमें कंसेक्यूटिव और ईयर्स में भी अगर ऐसा बना रहता है ये सिचुएशन, सो हम कह देंगे कि हाँ 1.5 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीमेंट अचीव हो गया है ना ये। सो नेक्स्ट इज ग्लासगो। सो वो सारी बातें की गई उन्होंने, है ना, ये कॉमन है। सो अब इन्होंने एक नया टारगेट रखा, दैट ग्लोबल नेट जीरो एमिशन बाय 2050। ठीक है, 2050 तक हमको नेट जीरो एमिशन अचीव करना है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ नेट जीरो? एनर्जी में हमने पढ़ा था कार्बन पॉजिटिव फ्यूल्स, कार्बन नेगेटिव एंड कार्बन न्यूट्रल। सो मींस जितना ये ह्यूमैनिटी कार्बन एमिट कर रही है अपनी एक्टिविटीज से, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज से, कार्बन सिंक्स इतने बना दिए जाएं कि उतना का उतना एब्जॉर्ब भी हो जाए, एंड कार्बन न्यूट्रल। सो यहाँ पर टारगेट क्या रखा गया है कि 2050 तक हमको कार्बन न्यूट्रल बनना है। तो अब उसमें क्या, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड सिंकिंग, कार्बन कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग, ये दोनों टेक्निक्स के थ्रू हम जितना कार्बन एटमॉस्फेयर में डाल रहे हैं उतना का उतना हमको स्टोर करना है। वो बहुत बड़ा टारगेट है, छोटे छोटे टारगेट लेंगे ना, जब ये अचीव हो जाएगा तब फिर सोचना शुरू करें, फिर आप एब्जॉर्ब करना शुरू करें, नहीं फिर आप एटमॉस्फेयर से लेना शुरू कर देंगे। लेकिन एक उसमें बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज चाहिए। एंड पहले छोटा टारगेट, एक स्टूडेंट है वो 3rd डिवीजन पे चल रहा है, उसको तुझे दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, 95% लाना है, कर पाएगा? बेटा कोई बात नहीं, धीरे धीरे पहले अपने टारगेट्स, है ना, है ना। हाँ, वो इसलिए क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल 7th 8th तक उनको वो करती है ना, प्रमोट करती है। चलिए, तो ऐसा मतलब टारगेट अचीवेबल होने चाहिए, टारगेट लाइफ में ऐसे बनाए जाने चाहिए जो अचीवेबल हो। सो 50 तक हमको कार्बन न्यूट्रल होना है। एंड एक टारगेट इन्होंने रखा लाइक, हाँ, इट आस्क्ड कंट्रीज टू स्ट्रेंथन देयर 2023 क्लाइमेट एक्शन प्लान्स एंड एनडीसी, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। मतलब क्या हुआ इसका, एक कंट्री बोले कि मैं इतना कार्बन एमिशन कम कर दूंगा, अपना टारगेट खुद डिसाइड करो एंड देन उसको अचीव करो। सो इंडिया ने किया है, प्राइम मिनिस्टर सर गए थे पेरिस कॉन्फ्रेंस में और उन्होंने अपने कंट्रीब्यूशन बताए, और उन्होंने उस पर अचीव करने के लिए फिर क्लाइमेट एक्शन प्लान भी बनाया, है ना, 2030 तक अचीव करने के लिए, कि मैं इतनी एनर्जी बना लूंगा, ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी बना लूंगा, इतनी मैं कार्बन सिंक कैपेसिटी बना लूंगा, ऐसे करके बहुत सारे टारगेट उन्होंने एनडीसी बनाने के बाद लिखा ना, डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस,
ठीक है। सो आपको अपने टारगेट, कार्बन एमिशन के टारगेट खुद डिसाइड करने हैं और उनको अचीव करने के लिए क्लाइमेट एक्शन प्लान्स बनाने हैं। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर सर गए वहां पे, उन्होंने अपने टारगेट्स भी डिसाइड किए, बहुत ही उन्होंने मतलब वर्ल्ड लीडर की तरह बिहेव किया और उन्होंने बताया कि जाके कि हम आगे बढ़ के एक डेवलपिंग कंट्री होने के बावजूद अपने टारगेट्स अचीव करेंगे। वाई? इंडिया के पास टेक्नोलॉजी, एक डेवलपिंग कंट्री है बट इंडिया हैव द टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटीज। इंडिया एंड चाइना स्पेसिफिक, स्पेशली इन दो कंट्रीज को मैं कह सकता हूँ कि टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटीज है उनके पास। सो ये किया उन्होंने। अब वो क्या है प्लान्स वो हम देखेंगे। एंड फेज डाउन ऑफ कोल फेज, कोल जो है इसके यूज को कम करने की बात उन्होंने कही। ठीक है, इस ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट के अंडर। हाँ, फेज आउट नहीं करना है, टू रिड्यूस द कोल कंजप्शन, है ना, कोल कंजप्शन को कम करना है। देन फॉसिल फ्यूल्स पर अगर कोई कंट्री सब्सिडीज प्रोवाइड करवा रहा है, सो एबॉलिश दोज सब्सिडीज, है ना, फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज को आपको कम करना होगा। ठीक है, ये सारे हैं। एंड देन कंट्री पास्ट कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए जो $100 बिलियन है, इसकी बात फिर से की गई, लेकिन इस पर अभी तक कोई भी, है ना, कंसेंसस बन नहीं पा रहा है। एंड देन ग्लासगो डायलॉग वगैरह की बातें की गई फॉर मींस, हाँ ये यूएनएफसीसी के अंडर है ये सारे। ग्लासगो सीओपी हुई थी, उसके अंडर फिर ग्लासगो क्लाइमेट, दो पैक्ट साइन हुए अब तक। वन इज सीओपी पेरिस हुई थी, तो उसमें पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ और उसमें उन्होंने टेम्परेचर की बात की और, है ना, पैसे की बात की, फाइनेंस की बात की। एंड देन फिर ग्लासगो ब्रिटेन में एक और सीओपी हुई थी, देन उन्होंने सीओपी 26 थी वो, ये दो बातें की कि ये आप बनाइए और ये काम कीजिए। ठीक है, एंड ये नेट जीरो का टारगेट और उन्होंने डिसाइड किया, so इसके अंडर किया। एंड देन यूएन रेड एंड रेड प्लस, रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। ठीक है, ये मैंने आपके नोट्स में भी इसमें जो है प्रोवाइडेड है। रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। फॉरेस्ट डिग्रेडेशन ये क्या बात कर रहा है? जो कंट्रीज में फॉरेस्ट डिफोरेस्टेशन हो रहा है, नहीं पेड़ों को काटा जा रहा है, जंगलों को, एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हो रहा है, फॉरेस्ट डिग्रेड हो रहे हैं, अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो रहे हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को अगर आप हैंडल करते हैं तो आप एमिशन को रिड्यूस कर सकते हैं, है ना। फॉरेस्ट डिफोरेस्टेशन मींस आप काट रहे हैं फॉरेस्ट को, डिग्रेडेशन में वो डिग्रेड हो रहे हैं अपने आप ही बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस, चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो आपका एमिशन को अगर आपको रिड्यूस करना है तो इन दोनों प्रोसेस को रोकिए, रोक पा रहे नहीं है तो इसे रोकिए, और इनको रोकने के थ्रू आप कुछ एमिशन को कम कर सकते हैं। हाँ, डिग्रेड में नेचुरली हो रहा है वो, है ना, किसी भी फिनोमेना की वजह से हो सकता है। So, आप समझ रहे हैं इस बात को कि एमिशन है, फॉरेस्ट डिफॉरेस्ट हो रहे हैं, डिग्रेड हो रहे हैं, उसकी वजह से भी एमिशन हो रहा है। हमने देखा था कल 3 तरीके से होता है ना, काफी कंफ्यूजन हुआ था आप लोगों को। अगर इन दोनों फिनोमेना को रोकें तो आप एमिशन को रिड्यूस कर सकते हैं। सो यूनाइटेड नेशन ने एक प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम के अंडर डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को फंडिंग, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाया जा रहा है ताकि वो डिफोरेस्टेशन को रोक सके, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को रोक सके, और ओवरऑल इन दोनों के थ्रू, इन दोनों एक्टिविटीज के थ्रू, हाँ, ये मेन डेवलपिंग को टारगेट कर रहा है बिकॉज दे नीड असिस्टेंस, है ना, असिस्टेंस की जरूरत है, और इसके थ्रू आप एमिशन रिडक्शन कर सकते हैं। एमिशन रिडक्शन कर सकते हैं।
इसका ही फिर एक और प्रोग्राम लाया गया और इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है, दैट इज यूएनईपी, यूएनईपी, यूएनडीपी। यूएनईपी उनको हेल्प करती है इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करने में, डीपी उनको हेल्प करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, ताकि आप नेचर को कम से कम नुकसान पहुंचा करके या मिनिमम नुकसान पहुंचा करके अपने डेवलपमेंट को बनाए रख सकें। एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वो इनको फूड सिक्योरिटी बनाए रखने में, फूड सिक्योरिटी को बनाए रखने में हेल्प करती है। 3 तरह से टेक्निकल असिस्टेंस मिलती है, ठीक है। सो अब ये आपको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में हेल्प करेगी, ये आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कि कम से कम फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचा करके आप अपनी डेवलपमेंट एक्टिविटीज को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, और ये आपको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन टेक्निक्स में हेल्प करती है। एंड देन ओवरऑल ये आपको फॉरेस्ट डिग्रेडेशन और डिफोरेस्टेशन को रोक करके एमिशन को कम करने और अपने एमिशन टारगेट्स को अचीव करने में हेल्प करती है। और ये टारगेट बेस्ड अप्रोच का यूज करती है, टारगेट बेस्ड अप्रोच। फूड सिक्योरिटी इंश्योर करनी पड़ेगी ना आपको, बिल्कुल करनी पड़ेगी, है ना। टारगेट बेस्ड अप्रोच है इसमें। टारगेट बेस्ड अप्रोच मतलब अगर कोई कंट्री अपने टारगेट को अचीव कर रहा है तभी आगे फंडिंग मिलेगी, अदरवाइज फंडिंग रोक दी जाएगी, है ना। ऐसा नहीं कि फंडिंग लेते जा रहे हैं कर कुछ नहीं रहे हैं, है ना। हाँ, ऐसा नहीं, पॉलिटिकल करप्शन इसमें नहीं हो सकता है। अगर आपने टारगेट अचीव करके इनके रिप्रेजेंटेटिव को दिखाया देन वो आगे चेक पे साइन करेंगे। बिल्कुल हो रहा है, ये बिल्कुल हो रहा है, इंडिया में काफी अच्छा काम हो रहा है इसमें। जैसे इंडिया, देखो देखो वो थोड़ा तो परकुलेशन होगा, है ना, बट फिर भी हमको काम करते रहना चाहिए, है ना। एंड सेकंड इन्होंने फिर एक और स्टेप आगे बढ़ाया, इसमें इन्होंने रेड प्लस का कॉन्सेप्ट दिया, प्लस इंडिकेट्स द फॉरेस्ट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक्टिविटीज, फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज को मींस आपका फॉरेस्ट को ठीक से मैनेज करें, लोकल कम्युनिटीज को इसमें कैसे इन्वॉल्व करें, ये सारा करके आपको और बेटर तरीके से परफॉर्म करना है। अब आप यहाँ पर फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज में एफॉरेस्टेशन को इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर पहले डिफॉरेस्टेशन को रोका ही था, अब बोल रहे हैं कि जो हो चुका है डिग्रेडेशन या डिफॉरेस्टेशन, ग्रो इट बैक, फिर से उसको रिकवर करो। सो दिस कैन बी फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो ये दो तरीके से हाँ, तो ये दो अप्रोचेज हैं जिसमें आप कार्बन सिंक्स को, नेचुरल कार्बन सिंक को, है ना, नेचुरल कार्बन सिंक को प्रिजर्व या कंजर्व करके कार्बन एमिशन को कम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्लाइमेट नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, प्राइम मिनिस्टर सर ने जब पेरिस एग्रीमेंट में बात कही अपनी, सो उन्होंने ये लॉन्च किया। हर फील्ड में, नहीं नहीं, इसमें और ये नए नए प्रोग्राम्स जोड़े गए थे। सो हर फील्ड में इन्होंने जो क्या कहते हैं कार्बन एमिशन को कम करने और कार्बन सिंक को बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ प्रोग्राम्स किए, लाइक टू रिड्यूस द कार्बन एमिशन, नेशनल सोलर मिशन, एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है, ये सारे लाए। एंड देन, है ना, ठीक है, एंड देन यहां पर इन्होंने सस्टेनेबल हैबिटेट, कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए सस्टेनेबल हैबिटेट, यहां पर नेचुरल हैबिटेट्स को प्रिजर्व करना। एंड देन नेशनल वाटर मिशन टू इंश्योर वाटर सिक्योरिटी एंड कंजर्व द वेटलैंड्स एंड रिवर इकोसिस्टम्स। हाँ हाँ, मेजर इन पे काम है ना, वैसे बहुत पहले से ये शायद मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के टाइम ही हो गया था, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा फंडिंग और काफ़ी इस पे जो डेवलपमेंट हुआ ये अब काफ़ी होने लगा है। सो हिमालयन इकोसिस्टम को प्रिजर्व करना, लाइक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था बोनस और फीस फॉर इकोसिस्टम कंजर्वेशन के लिए जो फीस का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, है ना, पेमेंट, पीईएस, पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज। सो हिमालयन इकोसिस्टम को इसके अंडर किया गया। देन ग्रीन इंडिया
कार्बन सिंक को बढ़ा करके, एंड देन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को और ज्यादा सस्टेनेबल बनाए, लो वाटर कंजप्शन उसमें लेकर आए, एंड लाइक है ना। तो ये सारे प्रोग्राम्स की डिटेल्स जो है हमने आपको प्रोवाइड करवा दी है, तो इनको आप एटलीस्ट आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, और आपको आपको अपने आंसर्स में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इनको देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड देन क्लाइमेट चेंज स्ट्रेटेजिक मींस आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इस फील्ड में क्लाइमेट चेंज और इसके इम्पैक्ट्स क्या है उनको कैसे हैंडल किया जाए, सो इसमें नॉलेज को इंक्रीज करने में, इनहेंस करने में ये प्रोजेक्ट है, सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी ये प्रमोट करता है। हाँ। हम्म। हाँ जल्दी जल्दी। ऑप्शन ए, increasing amount of carbon dioxide in air is slowly raising temperature of atmosphere because it absorb water vapor of the air, ultraviolet part radiation, solar radiation, infrared part D। रॉन्ग कर दिया, इतना इजी क्वेश्चन। वाटर वेपर को कार्बन डाइऑक्साइड कब एब्जॉर्ब करने लगी? ऐसे तो आप इजी क्वेश्चन को, अगर मैंने कहा था कि सीधा सीधा कभी भी नहीं होगा स्टेटमेंट, हमेशा ट्विस्ट करेगा। सो अगर आप ट्विस्ट स्टेटमेंट को पहचान नहीं पा रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड स्लोली रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ एटमोस्फियर बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स व्हाट, वाटर वेपर, नो। अल्ट्रावायलेट पार्ट, नो, वो तो ओजोन करता है। देन ऑल सोलर रेडिएशन, इसमें फिर अल्ट्रावायलेट पार्ट है तो ऑल तो एक्सट्रीम हो गया, अल्ट्रावायलेट को अभी आपने काटा तो ये तो हो ही नहीं सकता है। देन इंफ्रारेड, मैंने डायग्राम बना के दिखाया था आपको, इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड, यहां मैंने लिखा भी था, ऐसी गलती नहीं करेंगे आप। हाँ, regarding carbon credit, which one of the carbon credit system ratified in conjunction with Kyoto, right? A। हाँ पढ़ लो पढ़ लो। बी, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, नॉट करेक्ट। कार्बन क्रेडिट आर अवार्डेड इन कंट्रीज टू ग्रुप ऑफ एमिशन, कारण गोल ऑफ कार्बन क्रेडिट सिस्टम इज लिमिटेड इंक्रीज द कार्बन एमिशन। रुकिएगा, सी है, सॉरी, है ना, क्वेश्चन नहीं पढ़ा मैंने, सी। सो इट इज अंडर क्योटो प्रोटोकॉल, यस। हाँ, देन ये है राइट, है ना, ग्रीन हाउस रिडक्शन के लिए कार्बन क्रेडिट दिए जाते हैं। कार्बन क्रेडिट्स आर ट्रेडेड, है ना, प्राइस फिक्स रहती है कार्बन क्रेडिट्स की, जैसा आपने कहा मुंह मांगा, सो नो इट कैन नॉट बी डन। एंड कार्बन क्रेडिट्स आर अवार्डेड टू कंट्रीज एंड ग्रुप्स दैट हैव रिड्यूस, ये बी सही है ना, ये भी सही है। सी, गोल ऑफ कार्बन क्रेडिट सिस्टम इज टू लिमिट द इंक्रीज, लिमिट को इंक्रीज करने के लिए नहीं किया जाता है ना, इंक्रीज ऑफ कार्बन एमिशन कोटा, है ना, इसको लिमिट करने के लिए नहीं होता है, कोटा को तो, है ना, है ना, हाँ हाँ, कोटा को बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं, है ना। फ्यूचर में वो इंक्रीज करना है हर कंट्री को धीरे धीरे, और कार्बन लिमिट द, उसको रोकना है। कोई कंट्री अगर अपना कोटा बढ़ाना चाहता है, ये तो उल्टा हुआ बात है ना, आप कंट्री को अच्छा काम करने से रोक रहे हैं। यस, यस यस यस, मैं भी पढ़ लेता हूँ। पॉसिबल इम्पैक्ट एंड इम्पैक्ट्स ऑन द वर्ल्ड। हाँ, क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं इसके? टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, बस वो लंबा स्टेटमेंट लिख के वो डरा रहा है। सी, 2, 3 एंड 4, मैं भी पढ़ लेता हूँ। टेंस टू
terrestrial biosphere tends toward the net. एक मिनट मुझे पढ़ लेने दो. What can be the possible impacts of on the world? Pre-industrial 3 डिग्री सेल्सियस अगर pre-industrial terrestrial biosphere tend toward बायोस्फीयर है नेट कार्बन सोर्स, देन वाइड स्प्रेड कोरल मोर्टेलिटी होगा, देन ग्लोबल ऑल ग्लोबल वेटलैंड्स विल परमानेंटली डिसअपियर. तो ये एक्सट्रीम हो गया, ऐसा नहीं है एकदम से सारा ऑल ग्लोबल ऑल, ऐसा नहीं होगा, है ना, धीरे धीरे होगा फेज्ड मैनर में, बट परमानेंटली ऑल ऐसा एकदम से नहीं होगा. सो कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स विल नॉट बी, है ना, विल नॉट, ये भी एक्सट्रीम हो गया. सो 1 and 2 इज राइट, है ना. सो बी 1 इज राइट, है ना, नेट कार्बन सोर्स बन जाएगा. एंड देन कोरल मोर्टेलिटी को हमने डिस्कस किया. जो टेरेस्ट्रियल जो है, अब वो कार्बन सिंक था, अब मैंने आपको बताया था धीरे धीरे वो कार्बन रिलीज कर रहा है, सो कार्बन सोर्स बन जाएगा. और वो ग्रीनलैंड में वो दिखाई भी दे रहा है घोस्ट फायर की फॉर्म में, परमाफ्रॉस्ट मेल्टिंग में दिखाई दे रहा है, एंड मीथेन है ना ये इसमें. सो ये दिस इज रॉन्ग एंड दिस विल बी राइट. इसे रहने दीजिए, इसे रहने दीजिए, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, बट उसमें आपको आपके नोट्स पढ़ने के बाद ही आप इसको सॉल्व करेंगे. ये पढ़िएगा. क्या रेजिलियंस? हाँ, मीन्स आप किसी चीज का आप पे असर नहीं हो रहा है, आप यू कैन रेजिस्ट द इम्पैक्ट ऑफ समथिंग. ए रेड कैन गिव सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट टू प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, राइट. रेजिलियंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, राइट. पॉवर्टी रिडक्शन, राइट. हाँ ये राइट है ना. सो 1 and 2 राइट, ठीक है. दिस वन इसे भी रहने दीजिए, सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे. हाँ ये करिएगा. मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं आपको, बट फिर भी आपको मैंने बोला था कार्बन सिक्वेंस्टेशन करते टाइम कार्बन कैप्चरिंग एंड कार्बन स्टोरेज में स्टोर करेंगे, और मैंने बोला था कुछ वर्ड याद करो और उसको इन तीनों से रिलेट करने की कोशिश करो. वो क्या था? अबेंडेंट डीप माइंस, यही वर्ड बोला था ना मैंने. अब रिलेट कर सकते हो माइंस के अंदर, दबा दो ले जाके, वो जगह किसी काम की तो है नहीं, माइनिंग रुक चुकी है वहां पे, सो यू कैन डंप देयर. सी सो अबेंडेंट कोल सीम्स हो सकता है एक डीप माइन. डिप्लेटेड ऑयल गैस रिजर्व्स, यानी जहां से आपने ऑयल एंड गैसेस निकाली, अब वो खत्म हो गया, अंदर बहुत बड़ा पॉकेट बना हुआ है, डेफिनेटली इट्स ए टाइप ऑफ अबेंडेंट माइंस, ये भी रिलेट हो सकता है. एंड डीप सेलाइन फॉर्मेशन, बहुत गहरी जो माइंस के जो वाटर अंडर वाटर सेलाइन फॉर्मेशंस जो होती हैं, जिसमें नमक से जो लाइक सेलाइन केव्स बनी हुई होती है, सो वो भी किसी यूज में नहीं होती है, तो ये भी रिलेट, सॉरी, so it will not saline so it will be 1 and 2. सॉरी डी होगा इसके अंदर, सो डी. हाँ 1 2 and 3, so saline formations, deep caves, हाँ मीन्स वाटर, है ना, मीन्स उसके अंडरग्राउंड होगी. सो द ऑप्शन विल बी डी. तीनों रिलेट कर सकते हैं, सो ऑप्शन विल बी डी. यहाँ पर लिखा ही नहीं ऑप्शन, फिर आप एलिमिनेट करेंगे, है ना. ओके, सो दिस वन कार्बन, पढ़िए से. हाँ करिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है.
पढ़ लीजिए। राइट, राइट, ए। इंक्रीज प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज लेवल है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से, प्लांट पर क्या हो रहा है। हाँ, ये डिस्कस, कार्बन की वजह से बायोमास इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ हायर कार्बन कंसेंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर। इस पूरे प्रोसेस को मैंने क्या नाम देकर समझाया था, कार्बन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, है ना। ये बायोलॉजी का प्रोसेस है ना। तो ये मीन्स आपका प्लांट ग्रोथ को बढ़ा रहा है। सो इसका एक इम्पैक्ट क्या आ रहा है कि आपका प्लांट अच्छे से ग्रो कर रहा है, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है। बट इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आ रहा है, इट विल इंक्रीज द वीड। सो आपके ओवरऑल एग्रीकल्चर में आपको दिख रहा है कि बेटर है, बट वास्तव में वीड्स जब आपके सामने आ रही है, सो आपका ओवरऑल प्रोडक्शन कम होता चला जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है। सो प्रोडक्शन कम हो रहा है तो प्लांट की ग्रोथ ज्यादा। हाँ, प्रोडक्शन कम हो रहा है प्लांट। यस, हाँ, प्लांट की ग्रोथ ज्यादा हो रही है, ग्रीनरी की ग्रोथ हो रही है। वीड जब कंपटीशन में आ जाएगा तो प्रोडक्शन कम होगा, है ना। तो इसे भी रहने देंगे। नेक्स्ट वन, A1 and 2 देख लेता हूँ मैं। ग्लोबल वार्मिंग, हाँ देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन। पहले मैं क्वेश्चन बता दीजिए, फॉलोइंग स्टेटमेंट करेगा डिपोजिशन ऑफ मीथेन हाइड्रेट ग्लोबल में ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दीज डिपॉजिट। हमने डिस्कस किया था कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी की जो है मीथेन को होल्ड करने की कैपेसिटी कम होगी, सो मीथेन हाइड्रेट विल रिलीज इट्स मीथेन, सो दिस इज राइट। लार्ज डिपॉजिट ऑफ मीथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन आर्कटिक टुंड्रा अंडर सी फ्लोर। हमने साइंस एंड टेक में देखा था, मैप बना करके उसमें देखा था कि कहाँ कहाँ ये ज्यादा है। सो सी फ्लोर में और टुंड्रा में मिलेगा। देन दिस इज ऑल्सो राइट, दिस इज राइट। एंड मीथेन इन एटमोस्फेयर ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर अ डेकेड और 2 डेकेड, है ना। सो मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट लाइफ टाइम ऑफ मीथेन इन एटमोस्फियर। सो हमने एक टेबल देखी थी, दिस वन। देखते हैं मीथेन का लाइफ टाइम कितना है, 12 था। सो इट कैन बी, इट इज बिटवीन 1 and 2 decade। सो आंसर स्टेटमेंट 3 इज मीथेन हाइड्रेट है तो एटमॉस्फेयर से नहीं, वाटर से रिलेटेड है। क्या, मीथेन हाइड्रेट तो वाटर से रिलेटेड है, एटमॉस्फेयर से थोड़ी है। वाटर से कौन से स्टेटमेंट की बात कर रहे हो। मीथेन हाइड्रेट वो तो वाटर से रिलेटेड, एटमॉस्फेयर का ऑप्शन आ गया था, वो तो गलत नहीं हो। थर्ड ऑप्शन। वो अब मीथेन हाइड्रेट की बात नहीं कर रहा, स्टेटमेंट पढ़िए। मीथेन इन एटमोस्फियर ऑक्सीडाइजेज टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर अ डेकेड और 2। अब मीथेन हाइड्रेट नहीं बोला है उसने, बोला मिथ, हाँ ऊपर लिखा हुआ है मीथेन हाइड्रेट। अब मीथेन हाइड्रेट के बारे में और मीथेन के बारे में उसने 3 स्टेटमेंट दिए। फर्स्ट कि वो ग्लोबल वार्मिंग से मीथेन हाइड्रेट अपनी सारी गैस को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देगा, ये सही है। एटमॉस्फेयर और मीथेन हाइड्रेट कहां मिलता है, ये भी सही है। एटमॉस्फेयर में जाने के बाद मीथेन कितने सालों में ऑक्सीडाइज हो रही है, ये बात उसने बोली है। उसने ये नहीं बोला है कि मीथेन विल ऑक्सीडाइज, मीथेन इन मीथेन हाइड्रेट ऑक्सीडाइज इन 1 or 2 years, नहीं, वो तो लाखों सालों से पड़ी है। बट उसने बोला है मीथेन इन एटमॉस्फेयर। सो हम सीधे सीधे स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। सो दिस इज ऑल्सो राइट, उस टेबल के अकॉर्डिंग 12 years अप्रोक्स। मीथेन हाइड्रेट में जब तक है मीथेन तब तक ऑक्सीडाइज नहीं होगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स से वो पड़ा हुआ है वहां पे। अब वो एटमॉस्फेयर में जाने के बाद 12 to 20 years बोला है उसने, तो 12 years हमने देखा है, ये हमने उस टेबल को देखा है। सो दिस विल राइट। हाँ, इसे करें, पढ़ लेता हूँ मैं भी। यूज ऑफ क्रिएटिंग आर्टिफिशियल, मैंने बोला था सल्फर के एरोजोल्स इन इट्स स्ट्रेटोस्फेयर। जो
स्ट्रेटोस्फेयर पर जो क्लाउड्स है उनके ऊपर एरोजोल्स को जो लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड सिरस क्लाउड थिनिंग टेक्नोलॉजी, इसका नाम है। सो रेन पॉसिबल नहीं है ना, रेन के लिए हमें ट्रोपोस्फेयर में इंजेक्ट करने पड़ते हैं सल्फर या कार्बन डाइऑक्साइड के एरोजोल्स, तब बारिश होती है। वो ट्रोपोस्फेयर में होते हैं, जो रेन करवाने के लिए जो क्लाउड्स होते हैं वो ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। अगर आपको आर्टिफिशियल रेन करवानी है तो आप सल्फर या कार्बन डाइऑक्साइड के जो पार्टिकल्स हैं, एरोजोल्स हैं, वो ट्रोपोस्फेयर में इंजेक्ट करेंगे। दिस इज कॉल्ड क्लाउड सीडिंग। cirrus cloud thinning is done in stratosphere to protect the to reflect the solar radiation, indirectly global warming को कम करने के लिए काम किया जाता है। this one ये शायद हमने पॉल्यूशन में भी किया था, नहीं कुछ रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, पेपर में से देख के टाइप करता हूँ तो कई बार मार्क नहीं लगता है ना। ये कॉन्सेप्ट शायद मैंने आपको बताया नहीं है ना, चलिए बता दूंगा, बताइए। कॉमन सेंस, यूज योर कॉमन सेंस। कॉमन सेंस से यूज करिएगा। ब्लू कलर किसको इंडिकेट करता है? वाटर को करता है। सो विच ऑप्शन? ऑप्शन ए, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। हाँ ये कॉन्सेप्ट एक मिस कर दिया मैंने। हाँ देखिए, ये मुझे कहाँ बताना चाहिए था जब मैंने आपको मिस कर दिया। सो मुझे कहाँ लेना चाहिए था इसको? हाँ यहाँ ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहिए था। सो मॉल न्यूट्रिशन, डिजास्टर्स, डिजीजेस। सो डिजीजेस, डिजास्टर्स, हंगर, माइग्रेशन एंड इकोनॉमिक लॉस। सो हमने जब इकोसिस्टम स्टडी कर रहे थे एंड देन हम उसका साइंटिफिक पार्ट कंप्लीट कर चुके थे, सो हमने डिस्कस किया था इकोसिस्टम सर्विसेज। सो इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोग्राम था एक, है ना, यूएनईपी का, और उसके लिए एक उसको लीड किया था एक इंडियन ने, क्या नाम था उनका? डॉक्टर पवन सुखदेव। उसमें उन्होंने बताया था कि इकोसिस्टम की कॉस्ट क्या है, फाइनेंशियल या इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है, वो कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, और उस इकोसिस्टम को अगर हम ऑल्टर कर रहे हैं, उससे कोई इकोनॉमिक बेनिफिट बना रहे हैं, सपोज कोई इंडस्ट्री लेकर आ रहे हैं, उसकी कॉस्ट निकालेंगे और बेटर ज्यादा कॉस्ट किसकी है उस हिसाब से हम अपनी पॉलिसी को डिसाइड करेंगे। इससे मिलता जुलता ही ये कॉन्सेप्ट है दैट सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन एमिशन। आपने एक्स टन ऑफ कार्बन, एक्स अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया किसी एक्टिविटी से, वो कार्बन डाइऑक्साइड लॉन्ग टर्म में ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज को ट्रिगर करेगी, और उससे कुछ कैलेमिटीज आएंगी, कुछ लॉस होगा, उस लॉस की इकोनॉमिक कॉस्ट, सपोज हाँ ये 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज की है हमने, उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट इन करेंसी, मींस इकोनॉमिक कॉस्ट करेंसी में डॉलर्स में निकाली जाएगी, है ना। हाँ रुकिए तो सही, इकोनॉमिक कॉस्ट निकाली, उससे जो डिजास्टर्स हुई उसकी एक कॉस्ट निकाली, ह्यूमन लाइफ पर एफर्ट, इसके इंपैक्ट तो आ रहे हैं, क्योंकि मैंने ये 4 वर्ड लिखे थे, दैट इज डिजीज, डिजास्टर्स, मॉल न्यूट्रिशन एंड हंगर, माइग्रेशन एंड इकोनॉमिक लॉस, तो इसको छोड़ देते हैं। सो ओवरऑल इन चीजों को ठीक करने में कुछ फंड्स लगेंगे। भूख, मॉल न्यूट्रिशन और हंगर है तो फिर आपको फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम लॉन्च करना होगा, लोगों को कम कॉस्ट पे अनाज देना होगा, लाइक अंत्योदय स्कीम एक्सेट्रा, है ना। डिजीज के लिए आपको स्कीम्स चलानी होगी, गवर्नमेंट फंड रिलीज करेगी। ओवरऑल जो सोशल डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसका फंड होगा,
उस फंड की एक कॉस्ट होगी इन फॉर्म ऑफ करेंसी, डॉलर्स, रुपीज, उस कॉस्ट को निकालेंगे। सो द इकोनॉमिक कॉस्ट या सोशल कॉस्ट ऑफ 1 टन कार्बन कुछ होगी, और वो क्या होगी, उससे होने वाले जो डिस्ट्रक्शंस हैं उनको ठीक करने में वो जो खर्चा आएगा, हाँ, जो भी उसमें जो भी एक्सपेंस आएंगे, वो एक्सपेंस सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन एमिशन कहलाती है फॉर 1 टन, 1 टन क्वांटिटी के लिए। द कॉस्ट ऑफ the cost that is used to handle the calamities caused by climate change due to emission of 1 ton carbon is called social cost of carbon emission। ये सोशल कॉस्ट जब आपने निकाली, तो जिस प्रोजेक्ट से ये 1 टन कार्बन एमिशन हो रहा है उससे रिलेटेड पॉलिसी मेकिंग करते टाइम जो आ गया ना, है ना, वर्ड्स पे मत जाइएगा, ठीक है। तो उस अब इसका इसका यूज क्या है, वही यूज जो इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज का था, कि इकोसिस्टम सर्विसेज को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं किसी फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए, किसी इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए, तो उसकी कुछ वैल्यू निकालें, इकोसिस्टम की कुछ वैल्यू निकालें, एंड देन फिर हम डिसाइड करें कि किसकी ज्यादा है, प्रोजेक्ट तभी पास होगा। इसका एग्जाम्पल मैंने दिया था बुंदेलखंड के जंगलों का, है ना, द फॉरेस्ट है ना, मंकी फॉरेस्ट ऑफ बुंदेलखंड। तो उसमें फिर बिरला कंपनी को डायमंड माइनिंग के लिए दिया गया था, तो उसमें दोनों की इकोसिस्टम सर्विसेज की एक इकोनॉमिक कॉस्ट निकाली गई। सेम इसमें होगा, एक प्रोजेक्ट आया जिसने 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या X टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, और उसके बाद उस कार्बन डाइऑक्साइड से जो क्लाइमेट चेंज ट्रिगर होगा, उससे जो कैलेमिटीज आएंगी, डिजास्टर्स आएंगे, उनको ठीक करने की भी कुछ फंडिंग होगी। अब देखते हैं किसकी ज्यादा है, यू कैन डिसाइड द प्रोजेक्ट वर्थ और नॉट। ये कॉन्सेप्ट मैंने मिस कर दिया, ये यहां पर करना चाहिए था मुझे। सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, सो लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय कार्बन डाइऑक्साइड इन गिवन ईयर, राइट, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर ए कंट्री टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू सिटीजन बेस्ड ऑन पहले क्वेश्चन डिस्क्राइब्स, ये तो है ही नहीं, एंड दिस को पढ़ लेते हैं, तो ए हो गया, है ना, ए हो गया। एंड व्हाट इज द ब्लू कार्बन, आपने बता दिया, आप अपने कॉमन सेंस, ब्लू कलर यूजुअली इंडिकेट करता है वाटर बॉडीज को, है ना। आप कभी भी मैप भी बनाएंगे तो मैप में आप देखेंगे वाटर जो ओशन है वो ब्लू कलर में किया हुआ होता है। हाँ, पढ़ लीजिए। PYQ मीन्स आप ट्राई करेंगे, है ना, डिस्क्रिमिनेशन इफेक्ट ऑन ग्लोबल क्लाइमेट, ठीक है, कंट्रोल मेजर्स, है ना, ये सारा आप ट्राई करेंगे, एंड देन आप क्लास के बाहर मुझे दिखाएंगे, ठीक है। ओके, एक ब्रेक लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं।